अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह बखैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ बात हो रही थी मसाइल के हवाले से। पिछले हफ्ते तक जो प्रोग्राम्स हुए उसमें ज़्यादातर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की कराची शहर के मसाइल के हवाले से, मुल्की हालात के हवाले से और साथ साथ आपकी सेहत के हवाले से जो मसाइल थे। बहुत सारे आपके पैगामात मौसूल होते हैं। कोशिश ये होती है कि फ़र्दन फ़र्दन इसके ऊपर प्रोग्राम्स में गुफ्तगू की जाए। मुख्तलिफ डॉक्टर्स हमारे साथ यहाँ पर इस गुड मॉर्निंग कराची का हिस्सा बनते रहते हैं, उनसे तमाम सवाल पूछते रहते हैं। किसी ख़ास डॉक्टर के लिए मखसूस कोई सवाल अगर आता है तो वो जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में बहुत सारे सवालात को शामिल नहीं किया था। वजाहत इसलिए ज़रूरी है कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक ही प्रोग्राम में जो सारी चीज़ों को डिस्कस कर लिया जाए, जो कि तकरीबन नामुमकिन होता है। वक्त की कमी की वजह से सारे कॉलर्स को मौका देना ये भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है। तो बहरहाल कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह ये जो कमिंग वीक है इसके अंदर इंशाल्लाह सारे मामलात पर गुफ्तगू करें, या वो सवाल जो आपने भेजे हैं वो यकीनन आने वाले प्रोग्राम्स में ज़रूर हमारे साथ हम उनको शामिल करेंगे। बहरहाल जी, आज भी मुख्तलिफ मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की, हालात हाज़रा के हवाले से ख़ास तौर पर बात होती है। इस वक्त जो जारी सूरत हाल है और ख़ास तौर पर जिस तरह की खबरें इस वक्त ज़ेर गर्दिश है, जिसको आप देख ही रहे हैं, खबरों के अंदर बड़े अफसोसनाक वाक़या हुआ है लाहौर के अंदर। उसके हवाले से अब तक की जो पेशरफ्त हुई है, या पता नहीं उसको पेशरफ्त कहना चाहिए भी या नहीं, उसके ऊपर भी गुफ्तगू होगी। और दीगर जो मामलात हैं उस पर हमें बात करनी है। ख़ास तौर पे इस वक्त जो इंतज़ामी उमूर हैं उसके ऊपर ख़ास तौर पे गुफ्तगू होगी। जिस तरह स्कूल्स खुलने का फ़ैसला किया गया, पिछले हफ्ते प्रोग्राम रहा, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड सेगमेंट था जिसमें एजुकेशन के मसाइल के हवाले से गुफ्तगू हुई। उसके ऊपर आज मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही देखना ये है कि आज सुबह की खबर है कि बलूचिस्तान में जो कोरोना के केसेस हैं उसमें एक दफ़ा फिर इजाफा हो रहा है। तो अब सूरत हाल मज़ीद पेचीदा हो सकती है। खुदा का करना ऐसा हुआ कि सूरत हाल में थोड़ी सी हमें बेहतरी नज़र आई, लेकिन बदहतियाती जो है वो इस वक्त भी जारी है। तो मामला अभी पूरी तरह से टला नहीं है सूरत हाल में। बिल्कुल भी अभी ये नहीं कहा जा सकता कि मुकम्मल जो है वो बेहतरी आ चुकी है। तो इससे अभी भी एहतियात ज़रूरी है, इसको मलहूज़ रखना है और सूरत हाल को किस तरह कंट्रोल करना है इसके ऊपर गुफ्तगू की। बहरहाल जी, और दीगर जो अमूर हैं, वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें और फिर ये सारे मामलात जो चल रहे हैं इसके ऊपर भी गुफ्तगू रहेगी। तो बड़े ख़ास मेहमान आज स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा है, उनसे आज हमारी गुफ्तगू होगी इन सारे मामलात पर। सबसे पहले खुशामदीद कहूँगा मौजूद मेहमान अनवर खुर्शीद साहब, मेजर रिटायर्ड तज्ज़ियाकार हैं, सोशल वर्कर हैं और एजुकेशनिस्ट हैं, हमारे साथ आज प्रोग्राम में मेहमान हैं। उन्हें खुशामदीद। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अनवर साहब हमें प्रोग्राम में वक्त दिया। उनके हमरा तशरीफ़ रखते हैं मोहम्मद ज़फ़र साहब, तज्ज़ियाकार हैं, अक्सर हमारे साथ अब प्रोग्राम्स में शरीक होते रहते हैं, उनसे हमारी गुफ्तगू रहती है एजुकेशन और दीगर मामलात के ऊपर। और माशाल्लाह बड़े अच्छे नात ख़्वां भी हैं हमारे साथ। रमज़ान मुबारक की जो ख़ास हमारी ट्रांसमिशन थी उसमें हिस्सा भी बनते थे। ज़फ़र साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दिया। अनवर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपके साथ। इस वक्त सबसे पहले तो जो जारी सूरत हाल है स्कूल्स खुलने के हवाले से, जैसे अभी बात हो रही थी कि 15 तारीख दी गई थी जो कि कल के रोज़ है, खुल जाएंगे। SOPs को जो है वो सेट किया गया कि इन SOPs के तहत जो है वो स्कूल्स को खोला जाएगा। बहरहाल जी, मरहला वार ये तमाम चीज़ें मुकम्मल होंगी, कैसे देखते हैं? और इंतज़ामात के हवाले से आपको लगता है अब तक जो सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने दावे किए थे कि कोरोना को कंट्रोल करने के लिए जिस तरह के इक़दाम उठाए जाने चाहिए थे जो कि नज़र नहीं आए, क्या इस वक्त इसको यकीनी बना सकेंगे स्कूल की सतह पर? ख़ास तौर पे ये पेरेंट्स के लिए भी एक बड़ा कंसर्न है। मैं चाहूँगा इस पर थोड़ी गुफ्तगू कर ली जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये जो स्कूल्स हैं पूरे पाकिस्तान में, इनके अपने दर्जात हैं। कुछ स्कूल ऐसे हैं कि जो थोड़े हाई लेवल के हैं, कुछ स्कूल ऐसे हैं कि ऐसे सरकारी स्कूल हैं, और सरकारी स्कूल में भी उनमें भी दर्जे हैं कि कोई इलाकों के हिसाब से कि किस इलाके में स्कूल है। क्या स्कूल किसी पॉश इलाके में है या किसी स्लम एरिया में है। तो हर जगह पे उस स्कूल के जो SOPs हैं उसमें फ़र्क आएगा। बिल्कुल ठीक है। तमाम जैसे बड़े अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि तमाम तालीमी निज़ाम एक जैसा होना चाहिए पूरे मुल्क में, यकसा तालीम, एक साथ तमाम। वो उस पर बात करना तो बड़ा आसान है, जब मिल बैठेंगे तो फिर कितनी मुश्किलात होती हैं, क्या कुछ होता है उसका अंदाज़ा होगा। अगर इस पर शुरू भी कर दिया जाए तो इसमें कई साल लगेंगे। तो ये जब SOPs की जब बात आएगी तो वो उसके अंदर वो स्कूल्स में तो लागू हो सकती है जो बड़े बड़े स्कूल हैं जिनकी फ़ीसें भी बहुत ऊंची हैं, और जिन स्कूलों में थोड़ा सा लेवल उनका नीचे है तो वहाँ पे काफ़ी मुश्किलात आएंगी शुरू में। और लगता नहीं है कि वहाँ पे उस तरह से उन SOPs को फॉलो किया जा सके जैसा कि हेल्थ कहती है, बिल्कुल ठीक है, जैसे कि गवर्नमेंट कहती है। तो थोड़ा सा वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती है शुरू में, मगर रफ्ता रफ्ता
जब ये स्कूल खुल जाएंगे और जैसे मोहल्ला वाल पर पहले 9th 10th है, फिर उसके पास मिडल है और उसके बाद फिर प्राइमरी है, तो जब ये खुलेंगे अपने मैट्रिक वाले तो उस वक्त थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि अभी मिडिल वाले आएंगे तो उनको कैसे टैकल किया जाए। और जब सबसे ज़्यादा मसला है ही छोटे बच्चों का, जो कि केजी वाले हैं, 1 2 3 4 5 वाले हैं, उनको ज़्यादा मसला होगा। तो वो जब आएंगे फिर पेरेंट्स का एक अलहदा घर से बच्चों को निकालने का जो सिस्टम होगा, फिर उसके बाद उनका रास्ते में आना, फिर उनका स्कूल के अंदर पहुंचना, स्कूल के अंदर जो उनके 5-6 घंटे होते हैं उसको किस तरह से स्टाफ ने, स्कूल के स्टाफ ने उसको किस तरह से मैनेज करना है, मुश्किलात बहुत होंगी। और मगर रफ्ता रफ्ता ये चीज़ चल पड़ेगी। और हमारी दुआ है और हुकूमत से हमारी ये थोड़ी सी रिक्वेस्ट भी है कि इस पे कायम रहें। हाँ, ये ना हो कि कल को आज 13 तारीख है, 14 तारीख है और आज रात को ऐलान हो जाए कि नहीं जी हम इसको पोस्टपोन करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 26 फरवरी को बंद हुए थे और आज शायद 7-8 माह हो गए स्कूल बंद है। ऐसा ही है, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इसको एक बड़ा तवील अरसा गुजर गया और चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बेहतरी की तरफ लेकर जाना है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि जो तालीम और सेहत है, 2 ऐसे शोबे हैं जिनको अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है और किया जाता रहेगा। तीसरी दुनिया के जो ममालिक हैं वहाँ पर ये 2 ऐसे शोबे हैं जिस पे सबसे कम तरजीहात दी जाती हैं। और तरक्की याफ्ता ममालिक की जब बात की जाती है, जब उनकी मिसालें दी जाती हैं, तो इसमें यही 2 शोबे ऐसे हैं सर फहरिस्त जिसकी बुनियाद पे हुकूमतें बनती भी हैं और गिरती भी हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। जनाब ज़फ़र साहब ये फरमाइएगा, अभी जैसे स्कूल्स के हवाले से बात हो रही थी कि स्कूल्स को खोलने के लिए SOPs जो है वो सेट की जाएंगी भी। अब देखिए जो बड़े फीसेस वाले स्कूल है ना, ये तो आपकी बड़ी बदकिस्मती है कि एक फर्स्ट ईयर में आपके स्कूल आता है, एक सेकंड ईयर में आता है, एक थर्ड ईयर में आता है। और वो जो सरकारी और जो थर्ड ईयर में आने वाले जो छोटे छोटे गली महलों के स्कूल है, वो वहाँ तो क्लासरूम के अंदर पंखा कोई नहीं होता, टॉयलेट्स कोई नहीं उधर है। तो ये SOPs के ऊपर अमल दरामद ये हमें समझना बड़ा मुश्किल है, जहाँ पे इतनी इतनी मट्टी होती है डेस्क्स के ऊपर, कैसे अब काम ठीक होगा? पहले तो थैंक यू वेरी मच, हमेशा की तरह एन एंटिसिपेशन मीन गिविंग विद रिस्पेक्ट कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदद किया। सेकेंडली जो बात आप कर रहे हैं बिल्कुल सही एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे हैं कि स्कूल जिस तरह के खुलना चाहिए और खुल रहे हैं, मेरे ख्याल से कम मज़ीद 1-आध महीना और लगना चाहिए और लगेगा उसमें, बिकॉज ऑफ के देखें स्कूल को उसको एहतियाती तदबीर जो हैं वो हमें करनी पड़ेंगी। वो इसका कोई श्योर नहीं है कि हम लेट सपोज अभी आप और हम जब आएँ तो मास्क पहन के आए, हमने आके मास्क उतार दिए, तो हम जब घर से बच्चे को भेजेंगे कि जी मास्क पहन के जाए और वो ग्लव्स पहन के जाए, तो उसकी कोई इंश्योरेंस नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि बच्चा गाड़ी में उतरते ही, गाड़ी में जाती वो उतार दे, या क्लास में जाते ही जनाब जो है वो जाकर के वहाँ उतार दे, तो उसको फॉलो कौन करेगा? उसके लिए इट विल बी मस्ट के आपके जो टीचर हैं सॉरी उस वक्त के लिए कि आपके जो टीचर्स हज़रात हैं जो भी हैं, मतलब उन्हें एक तो वो फुल टफ टाइम देना पड़ेगा, बच्चों को भी उन्होंने जो है वो चेक एंड बैलेंस करना पड़ेगा, खुद भी उन्होंने उस पर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, 10 ग्लव्स पहनने पड़ेंगे, मास्क पहनना पड़ेगा और उसको फॉलो करना पड़ेगा कि जी अगर जब फॉलो करेंगे तो ठीक है। रिसेंटली भी आपको याद होगा जब 2 दिन पहले की बात है, 50 से ज़्यादा केसेस जो हैं वो दोबारा जो है वो उसका नंबर जो है दोबारा वो आ चुके हैं। और मतलब ये मतलब कि अगर नंबर आ गए हैं तो ये एक बड़ी ख़तरनाक बात है, ठीक है। इसके लिए एहतियाती तदबीर वो भी हमें करनी पड़ेगी कि वो किस तरह करना है। अब क्लास का जिस तरह सर ने भी कहा कि बड़ों की क्लासें जो क्लासें कॉलेजेस के हैं, फर्स्ट ईयर के हैं, तो उन्हें हम फिर एक दिन ना बुलाया जाए। उसमें ये होगा कि आप उसकी आप डिवीजन बनाएं, उसकी शिफ्टें कर दें कि आप जी के मॉर्निंग शिफ्ट अलग कर दें, इवनिंग शिफ्ट अलग कर दें। जो पूरी क्लास के 100 बच्चे हैं तो 100 में से 50 को एक दिन बुलाएं, 50 को ऑल्टरनेटिव बुलाएं, उस तरह बुला के उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए, तब जाके हो सकता है कि चलिए उस पर ये हमें एहतियाती तदबीर करनी पड़ेगी। लेकिन ये अभी मेरे साथ फरमा रहे थे कि फैसले के ऊपर कायम रहना जरूरी बिल्कुल, है ना, ये कि रातों रात फैसले तब्दील हो जाते हैं और फिर अब जिस तरह की कंसिडरेशन है उसमें वो हो सकता है कि इसको फैसले को पोस्टपोन कर दें, तो मामला तो फिर और ये तो देखना पड़ेगा कि अभी इस पे ये कायम रहते हैं कि ना रहते हैं। ठीक है, चलें इसके ऊपर भी बात करते हैं। अनवर साहब, ये अभी जो सूरत हाल इस वक्त है, मसला ये है कि यहाँ पर एक वफाक और सूबों के दरमियान जो है वो एक टसल सी चल रही है किसी बात पे। अगर वो कोई सही फैसला करते हैं तो वो यहाँ से उसको फैसले को जो है गलत साबित करने की कोशिश की जाती है। फिर अब एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है। ये सिलसिला तो खैर बड़ा पुराना है क्रेडिट लेने का कि हमने जो कुछ हुआ है सूरत हाल को बेहतर बनाने में, इसमें हमारा ज़्यादा क्रेडिट है, हमने ज़्यादा अच्छी इसके ऊपर कोशिशें की। इस सिलसिला क्या है? अगर ये क्रेडिट की जंग जारी रहेगी तो आगे तो मामला फिर बड़े मुश्किल हो जाएंगे। देखें जी, ये जो क्रेडिट लेने की और डिसक्रेडिट देने की जो ये जंग है जी,
ये अज़ल से पिछले 72 साल से जारी है और ये चलती रहेगी। चले इसको चलते रहने दें, जैसा पॉलिटिशियन चाहते हैं करें, मगर उसमें कुछ शोबे हैं और उन शोबों को अगर देखा जाए, आपकी सनत है, आपकी कंस्ट्रक्शन वाली है सनत है, फिर आपकी उसके अलावा और एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आपका ज़राअत, सबको एक तरफ रखें। इन सब का जो कहते हैं ना कि मदर ऑफ ऑल थिंग्स वो है एजुकेशन। बिल्कुल सही। जब हमारे मुल्क के तमाम बच्चों के अंदर, कौम के अंदर, नेशन के अंदर जब एजुकेशन सही तरीके से उनको एजुकेट होंगे तो नेशन सही रास्ते पे चलेगी। जब एजुकेशन का मामला जब सामने आए तो उस वक़्त इनको एक पेज पे होना चाहिए, उस वक़्त क्रेडिट और डिसक्रेडिट को अलहदा रख दें। अब जब 26 फरवरी को सिंध हुकूमत ने स्कूल्स को बंद किया था, उस वक़्त काफ़ी शोर मचा था वफाक में कि जी ये क्या हो गया कि सिर्फ कोरोना सिर्फ स्कूलों में ही आना है और कहीं नहीं आना। मगर बाद में प्रूव हुआ कि वो फ़ैसला सिंध गवर्नमेंट का सही था और उसके बाद फिर फेडरल गवर्नमेंट में उसको देखा देखी और पंजाब और बाकी सूबों ने भी वैसे ही अपने उनके पीछे चले और दैट वाज वेरी गुड स्टेप जो कि लिया सिंध गवर्नमेंट ने। उसके बाद फिर कई मामलात ऐसे हुए कि जिस पे मैं दोबारा वही कहता हूँ कि अभी बारिश का पिछले दिनों जो मामला था या इसके अलावा जो और चीज़ें यहाँ पे चलती हैं उसमें ठीक है ये लगे रहे, मगर एजुकेशन को गलादा रखने और उस पे भी ये इनका पीछे चलता रहा कि अपने हमारे सईद गनी साहब और शफकत महमूद साहब की आपस में जो पॉइंट्स थे मिलते नहीं थे। वो कहते खोलेंगे, ये कहते जी नहीं खोलेंगे, वो क्यों खोलेंगे जी, क्यों नहीं खोलेंगे। तो इनसे हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि इस चीज़ को सियासत की नज़र ना करें एजुकेशन को, और ये जब एजुकेशन होगी और इतना अरसा उनको ये भी सोचना चाहिए कि इतना अरसा जब स्कूल बंद हुए हैं, अब वो जो 1 साल का पूरा सिलेबस है उस सिलेबस को 1 साल का जो है अब रह गए तकरीबन 4 महीने 5 महीने रह गए हैं एग्ज़ाम्स में, उनको कवर करना बहुत मुश्किल है। अच्छा, उस पे जैसे आम लोग कहते हैं कि जी एसी वाले कमरे में बैठ के फैसले होते हैं, एसी वाले कमरे में बैठ के फैसला किया गया कि जी ऑनलाइन एजुकेशन होनी चाहिए। फिर वो जो मैंने शुरू में बात की थी ऑनलाइन के लिए भी वही स्कूल्स जो बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं, जब वो बड़ी बड़ी फीसें लेते हैं तो वहाँ पे हम फिर तंग होते हैं बिल्कुल कि जी वो फीसें बहुत ज़्यादा लेते हैं। वो फीसें लेते हैं तो वो फिर एजुकेशन वैसी दे सकते हैं, जहाँ पे फीसें नहीं है। हमारे तो ऐसे इस्लाम एरिया के ऐसे स्कूल हैं जिनके पास पेरेंट्स के पास भी मोबाइल नहीं है, अगर किसी के पास है भी है तो वो टच मोबाइल नहीं है, तो वो कैसे ऑनलाइन एजुकेशन कैसे होगी। तो बहुत ही मुश्किल है ये ऑनलाइन एजुकेशन देना, इसलिए वो लोग रह गए, काफ़ी पीछे रह गए हैं वो बच्चे। वो टीचर्स भी उनको कहते हैं ना जंग लग गया, ऐसे ही बच्चों को भी जंग लग गया और साथी को भी जंग लग गया। अब उनको 1 महीने से भी ज़्यादा तो वो कहते हैं कि रवां होने में उनको एक वक्त लगेगा, और जब ये रवां होंगे फिर वो इतना बड़ा सिलेबस होगा और सर पे इम्तिहान होंगे, तो डेफिनेटली जो अभी सेमाई शशमाई नोमाई जो मिड टर्म होते हैं, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, ये शायद अब कोई उसमें चांस ही नहीं है कि हो, एक ही दफ़ा होगा। अभी इन्होंने ये भी कहा कि जी अब मई में जो नया सेशन शुरू करें, ये भी एक अच्छा स्टेप है। मे भी इसको जून में ले जाएं, थोड़ा और स्पैन को बड़ा कर दें इसको, और अगले को थोड़ा छोटा कर दें और फिर दोबारा मार्च में आएँ, क्योंकि इसको भी बड़ा पिछले 2 साल से सिंध गवर्नमेंट में सिंध में काफ़ी ये डिस्टर्ब हुआ है। ये मई में चले गए और जुलाई से शुरू हुआ, काफ़ी डिस्टर्बेंस हुई है। देखिए ये अनवर साहब, अपनी पॉलिसी तो ये यूनिफाइड पॉलिसी बनेगी किस तरह, क्योंकि इसके लिए तो कंसेंसस की ज़रूरत होती है ना। जैसा भी आपने कहा कि वफाक का मिनिस्टर एक अलग स्टेटमेंट देता है, सूबाई मिनिस्टर एक अलग स्टेटमेंट देता है। अभी तो बात ये है कि जैसे हम पूरे एक सिलेबस की बात कर रहे थे कि एक यूनिफाइड ऐसी पॉलिसी या सिलेबस लेकर आएँ जो पूरे मुल्क में इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो सूबाई हुकूमत जो एक अलग डायरेक्शन में है, वफाकी हुकूमत अलग डायरेक्शन में, मसला कैसे हल होगा? क्योंकि एजुकेशन तो बड़ा सीरियस मैटर है। वो अलग बात है कि हमारी कंसिडरेशन में नहीं होता, लेकिन बहरहाल है तो ये पूरी जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट और सीरियस मैटर है, जिसके ऊपर बैठ के सोचते हैं, काम करते हैं। आपके पास ऐसी कोई पॉलिसी क्यों नज़र नहीं आती? क्यों डायरेक्शन अलग अलग है? जी ये देखें, वही बात वही है ना कि दोनों के किबले अलग हैं। या तो हम अल्लाह पाक से दुआ करते हैं कि चारों सूबों में और वफाक में एक गवर्नमेंट हो, और
फिर इससे भी मसला हल नहीं होगा, क्योंकि अपोजिशंस तो होंगी ना, तो कहीं अपोजिशन भी ना हो। बिल्कुल सही है। तो उसका मतलब फिर कुछ और होता है, फिर उसका मतलब वो डंडे वाली बात होती है। तो हम नहीं कहते कि डंडे वाली हुकूमत हो, और हुकूमत को पहले जो मैंने पहले बात की थी कि बाकी चीज़ों पे आप सियासत कर लें और इस पे सियासत ना करें, एजुकेशन पे, बच्चों की तालीम पे। और जो एक सिलेबस लाने वाली बात है और एक तरह की तालीमी निज़ाम जो है पूरे मुल्क में इतना आसान नहीं है। इस पे कोई साल 2 साल 4 साल भी नहीं, इस पे बहुत ज़्यादा वक्त लगना है। मगर इसके लिए शुरू में कंसेंसस होने के बाद इस पे कोई असम्बली में बहस सेनेट में हो के एक रेजोल्यूशन पास हो जाए कि ये होगा और उसके तरह से होगा, उस पे सिलेबस बनेगा आएगा। आप देखें एक सिलेबस बन गया, वो सिलेबस बड़े जो स्कूल हैं अगर उसमें वो उसको पढ़ाया जा सकता है, जिन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स जो हैं हाईली एजुकेटेड है, और फिर दरमियाने स्कूलों में जिनके पेरेंट्स एजुकेटेड हैं और ऐसे स्कूलों में जिनके पेरेंट्स जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, तो वो सिलेबस तीनों में एक जगह का फ़ायदा कोई नहीं। या तो अली बे पे ले जाए, बड़ी उसमें ले जाया करे, उसका भी फ़ायदा नहीं है, और नीचे वाले स्कूल में बिल्कुल ऑक्सफोर्ड किस्म की चीज़ें डाल दी जाएंगे, वो भी सही नहीं है। तो इसको रफ्ता रफ्ता होगा, कुछ बुक्स नीचे से लाई जाएंगी, कुछ नीचे वाले जो सिलेबस है उसको ऊपर लाया जाएगा, उसमें कई साल लगेंगे। मगर वो हर साल 6 महीने, 6 महीने में हर साल का जो सिलेबस बनता है, जो मशहूर 2 तो हैं ये हमारे टेक्स्ट बुक बोर्ड, एक पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड है, दूसरा सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड है। इसके अंदर जो बुक्स पब्लिश होती हैं उसके ऊपर जो लोग उसको देखते हैं, उसको उनको लिखते हैं, वो आस्ता आस्ता आगे लिखना शुरू करें, उनके प्रूफ आएंगे, देखेंगे, करेंगे। इसके लिए एक प्रॉपर एक कमेटी बन जाए और जिसको कोई सीनियर पॉलिटिशियन हेड करें, उसको कोई सेनेटर हो या कोई भी ऐसे टेक्नोक्रेट। इसके लिए टेक्नोक्रेट्स चाहिए, ज़ाती राय भी यही थी, मैं आपसे कहने लगा था कि इसके लिए किसी टेक्नोक्रेट्स चाहिए, उनको लाया जाए और वो हों तमाम लेवल के उसमें हों। ये ना हो को बिल्कुल हाईली उसको एसी वालों को नहीं लाना चाहिए, बेचारे पंखों वालों को भी लाना चाहिए, और जिनकी बिजली जाती है उनको भी बीच में लाना चाहिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, ये माकूल एडवाइस है। बिल्कुल इसके ऊपर अगर अमल दरामद होता है, क्योंकि ये जो रिफॉर्म्स लाने की बात होती है एजुकेशन में, ये आहिस्ता आहिस्ता आएंगे, लेकिन सबसे पहली बात ये कि इसको तरजीहात में शामिल होना चाहिए, जो कि नज़र नहीं आता। अब ये स्कूल खुलने का मामला ही इतना तूल पकड़ गया कि बड़ी हैरानकुन बात है कि अभी तक ये तय नहीं हो सका। वो कि कल से स्कूलों की तारीख जो है वो दे दी गई है, वो बड़ी देर के बाद ये सिलसिला दोबारा शुरू हुआ था। लेकिन पूरी दुनिया के लिए जो प्राइम कंसर्न था हमारे यहाँ, क्योंकि मौशी मामलात ज़्यादा हमारी तरजीहात में शामिल रहे, तो हमारी कोशिश भी यही रही कि जो मौशी मामलात हैं इनको पहले दुरुस्त कर लिया जाए, बाकी स्कूल वगैरह दीगर मामला जो है वो बाद में देखे जाएंगे। जी जनाब, ज़फ़र साहब फरमाइए। बिल्कुल सर, मैं सर की बात वहीं से कंटिन्यू करूँगा कि ऑनलाइन जो क्लासें की जा रही हैं, देखिए ऑनलाइन क्लासेस जिस तरह होनी चाहिए उस तरह हमारे यहाँ वो नहीं चल रही। शुक्र है मैं और आप ऑनलाइन पे नहीं है, नहीं तो बिजली गई भी होती है, इंटरनेट भी नहीं, टेलीफोन भी चार्ज नहीं होता है रात में। अच्छा, अब ऑनलाइन क्लासेस का हमें तो इस्तेमाल ही नहीं पता। बिल्कुल सही, हमें पता ही नहीं है। हम जिस तरह सर ने भी कहा कि किन इलाकों में बच्चों के पास जो उनके पेरेंट्स के मोबाइल्स नहीं है, ये नहीं है, तो वो बच्चे उनको पता ही नहीं था इस्तेमाल किया। अगर उन्होंने किया, हम तो पहले ही अपने 6 से 7 महीने अपने लॉस करे बैठे हैं एजुकेशन के हवाले से कि मतलब कोई तालीम का कोई था नहीं। अब हम बच्चों को दोबारा, जिस तरह सर ने कहा कि हम उनको दोबारा पढ़ाएंगे, तो वो इट विल बी टेक टाइम, एक वक्त लगेगा हमें सारी चीज़ें पढ़ाने के लिए। तो उसका तो हमें सर मतलब कि ये उसको एहतियाती करनी पड़ेंगी, बहुत सारी करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए बस कंटिन्यू सकें। ठीक है, उसके लिए तो एहतियात की ज़रूरत है। अच्छा जी साहब, ये फरमाइएगा, अब ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लिया जाए। वो प्लानिंग की जो एक बात हमेशा होती है कि अब इतना बड़ा मेगा सिटी जैसे अगर शहर कराची की अगर बात कर ली जाए, स्कूल से लेके किसी भी शोबे को आप देख लें, वो मामला सिस्टमेटिक नहीं हो सकते। एक तो जैसा भी आपने अभी तस्करा किया था कि कमेटी बनानी चाहिए, एक टेक्नोक्रेट्स ऑन बोर्ड हों तो मामला को हल किया जाए। मसाइल के हल की जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपके ख्याल में कैसे मसाइल हल होंगे? क्योंकि अब सियासतदान बहुत सारे दोस्त भी हमारे प्रोग्राम देखते हैं, बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन मैं क्योंकि उनको फ़र्दन मुलाकात होती है ज़्यादातर, वो एक तो अहलियत कोई नहीं है, दूसरा ये कि मामलात को समझते नहीं है। बहुत ही आटे में नमक के बराबर ऐसे लोग हैं जो शायद मामलात को समझते भी हैं और काम करना जानते भी हैं। अगर किसी के पास नीयत है भी, अगर चाहता भी है, तो मामलात से बिल्कुल लाइल में ना इन मामलात को ये समझते ना हल कर सकते। मामला कैसे हल होगा ये ज़रा फरमाइएगा, क्योंकि स्कूल्स के मामलात हो, कोई भी मामलात हो, सिस्टम तो ऐसे नहीं बेहतर हो सकता है। जी देखें, जैसे आपने कहा कि वो मामलात को नहीं समझते, बात ये कि आप
देखिए आप एक एंकर हैं और आपने अपने शोबे में जी माहिर हैं। यहाँ पे तज्जियाकार जो अपने शोबे में माहिर हैं, कैमरामैन हैं या कोई भी अपने शोबे में माहिर है, तो वो हैं पॉलिटिशियंस हैं, तो वो सियासत में माहिर हैं, तो उनको सियासत में माहिर होना चाहिए। एजुकेशन उनका शोभा नहीं है, उनका शोभा सियासत ऐसे ही है। तो लिहाजा इसके लिए जो हमारे बड़े हैं उनको सोचना चाहिए। हमारे लकीली हमारे तो सदर पाकिस्तान भी कराची के हैं और एंटाई एजुकेटेड पर्सन है, उनको स्पेशल इस चीज़ को देखना चाहिए कि किस तरह से इन मामलात को हल किया जा सकता है। थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं, वो भी ही इज़ हेड ऑफ स्टेट, तो उनको थोड़ा सा एक्टिव होना चाहिए, देखना चाहिए कि ये किस तरह से हम, ये बहुत बड़ा लॉस है जी। अब हर घर में हर जगह पे जहाँ भी डिस्कस हुआ है पिछले 6-7 महीने में, तो यही है कि जी खाने की बात हुई है, राशन की बात हुई है, जी हमारी नौकरी नहीं है, हमारा जॉब नहीं है, मुझे निकाल दिए, हमारा लॉस हो रहा है। इसके अलावा किसी ने एक्सपोर्ट पे इंपोर्ट पे हर जगह पे किया। एजुकेशन के सिलसिले में अगर बात होती थी तो 1% बात होती थी, 99% बात सिर्फ पेट की होती थी। बिल्कुल ऐसे। तो इसी तरह एजुकेशन को इनको देखना चाहिए कि ये तमाम शोबों की माँ है, तमाम शोबों का ये बाप है, तो इसके ऊपर आपने बहुत ज़्यादा सोचना है, देखना है। अभी एक धचका लगा है और ये धचका आज से पहले कभी नहीं लगा। आज से पहले यही हुआ है कि थोड़ी गर्मी हो गई है, स्कूल बंद हो गए हैं, या सैलाब आ गया, स्कूल बंद हो गए हैं, तो वो इतने ज़्यादा पीरियड के लिए, और जब सैलाब या गर्मी या सर्दी ख़त्म हुई है तो स्कूल नॉर्मल खुले हैं। अब वो नॉर्मल खुलने भी नहीं है, वो एक प्रिकॉशंस इतनी ज़्यादा लेनी है, इतना डर खौफ के साथ जाना है। शुरू में तो कई पेरेंट्स जो ज़्यादा थोड़े समझते हैं वो भेजेंगे नहीं बच्चे, और जो नहीं समझते वो तो जल्दी भेजेंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो जो कोरोना को लेते ही नहीं है कि देयर इज़ समथिंग। हर एक से पूछना पड़ता है, छोड़ो भाई ये वैसे उड़ाई हुई बात है, इसको कोई किस से लिंक करता है, कोई किस से लिंक करता है, कोई पैसे से लिंक करता है, चीज़ को समझते नहीं हैं लोग। बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि लोगों की अंडरस्टैंडिंग में नहीं है। इसके ऊपर अभी मज़ीद गुफ्तगू करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू जारी रहेगी। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी एजुकेशन के हवाले से, पॉलिसी मेकिंग के हवाले से। अब क्या करें, तरजीहात में चीज़ शामिल नज़र नहीं आती और ना कभी आएगी, एक सबसे बड़ा मसला है। अभी स्कूल खुलना है, एक बहुत बड़ा मुश्किल काम बन चुका है, लेकिन बहरहाल जी एहतियात ज़रूरी है। अब एहतियात को मद्देनज़र रखना है, किस तरह इसके ऊपर अमल दरामद कराना है। जैसे अभी हमारे मौजूद मेहमान यहाँ पर बात कर रहे थे कि जी बच्चों के अंदर इस चीज़ को देखना होगा कि मास्क वगैरह की जो पाबंदी है इसके ऊपर अमल करवाएं और बिला खौफ ख़तर भेजें, अल्लाह का नाम लेके ये सिलसिला जो है वो दोबारा शुरू हो, ताकि ये जो एजुकेशन का सिस्टम है दोबारा से जो है वो स्टार्ट हो सके। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बहरहाल इस मामले पर ही गुफ्तगू कर रहे थे, हमारे साथ मेजर रिटायर्ड अनवर खुशी साहब तशरीफ़ फरमाए और उनसे हम बात कर रहे थे कि ये जो सारा सिस्टम है ये कैसे आगे बढ़ेगा। मिस्टर साहब ये फरमाइए, अभी जैसे बात हो रही थी कि जनाब पॉलिसी मेकिंग होनी चाहिए, बैठ के थिंक टैंक कोई काम करे इसके ऊपर, लेकिन बड़ा मुश्किल हमारे यहाँ नज़र आता है। हमारी कंसिडरेशन और है अब, क्योंकि मौशी मामलात भी ऐसे रहे ना, तो पाकिस्तान कोई एक अमीर ममालिक में तो उसका शुमार नहीं होता, लोग अब हैंड टू माउथ ही हैं, दिहाड़ी वाले भी बेचारे बड़ी तादाद में। अभी कोरोना की वजह से वो बेचारे बड़े पिस गए, एक वो तो शिकार हुए ही, एक मिडिल क्लास नौकरी पेशा आदमी वो भी बड़ा परेशान हो गया, फिर बहुत सारे लोगों ने बच्चों को स्कूलों से भी उठवा लिया। मसला ये कि अब स्कूल की फ़ीसेस जैसे अभी एक मसला चल निकला, ज़रा मैं चाहूँगा उस पर गुफ्तगू करें। आपकी क्या राय, आप क्या समझते हैं कि वो स्कूल जिन्होंने बच्चों को ना तालीम दी, ना बच्चे उधर गए पढ़ने के लिए उन इदारों के अंदर, वो 6-7 महीने के बैकलॉग वालिदैन कैसे अदा करें और कैसे फिर पढ़ाएं, ये तो बड़ा मुश्किल काम हो गया है। इसमें हुकूमत क्या कर सकती है? देखिए जी, थोड़ा सा इस इशू को समझने की ज़रूरत है। कुछ लोग इस इशू को डायरेक्ट डिस्कस करते हैं कि जी फ़ीसें नहीं देनी चाहिए, या डायरेक्ट कहते हैं फ़ीसें देनी चाहिए। होता ये है कि जो अदर दैन गवर्नमेंट स्कूल्स जितने भी हैं वो चलते हैं, बच्चों से जो फ़ीसें आती हैं वही उनकी फाइनेंस होती है डायरेक्टली। अब उन्होंने टीचर्स को भी सैलरीज देनी है, और अगर उनकी बिल्डिंग है उसका रेंट भी देना है, और उसके अलावा जितने भी उसके अंदर एक्सपेंसेस हैं, पानी बिजली गैस,
दुनिया जान की चीज़ें, फर्नीचर, फिक्चर्स, उसका भी उनका होना है। यानी कि अगर फर्नीचर जो पड़ा है 7 महीने से उसकी डिवैल्यू हो रहा है, डिप्रिसिएशन हो रही है, उसके अंदर कईयों को तो हो सकता है दीमक भी लग गई हो, कुछ भी हो, तो ये एक्सपेंसेस जितने भी अखराजात हैं ये बेयर करने उस स्कूल के ऑनर ने। ठीक है। अब जब स्कूल से फ़ीस लेते हैं तो इसके डेफिनेटली मेजर 2 पार्ट्स हैं। एक पार्ट ये है कि आपने एक्सपेंस करना है, दूसरा आपने अपने पास उसका प्रॉफिट रखना है। अब ये तो हो सकता है कि आप अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा कम कर दें। अच्छा। और एक्सपेंसेस तो आपके होने हैं। टीचर्स, अब कुछ स्कूलों ने ऐसे किया होगा कि टीचर्स को फारिग कर दिया होगा, दैट इज़ वेरी बैड आल्सो, उनको नहीं करना चाहिए। टीचर्स को उनके जो बाकी 5, 6, 7 महीने उसकी सैलरी मिलनी चाहिए। और जिनके मालिक मकान है वो तो गवर्नमेंट ने ऐलान कर दिया था, दैट वाज ऐसी है कि चलते फिरते सदर ने ऐलान कर दिया जी पहले 1 लाख रुपया फ़ी बंदा दे दो और उसके बाद मिलते नहीं है। तो ये वो वाला था, बिजली के बिल के साथ भी यही कुछ हुआ। तो वो थोड़ी देर के लिए सिंपैथीज ले ली हैं कि जी बस वोट हम उनको देंगे, हुआ कुछ भी नहीं। तो ये ऐसी बातें हैं, तो फीसिस बच्चों को देनी पड़ेंगी। ठीक है। अगर ये बच्चे अभी जब जाएंगे तो बेहतर तो यही था, और बहुत सारे स्कूलों ने ऐसे किया है कि वो साथ साथ फीसिस लेते गए और पेरेंट्स देते गए। उनको पता था कि अल्टीमेटली हमारे बच्चे ने जाना है। और होना ये चाहिए कि कम से कम अगर 100% नहीं तो मोर देन 75% या 75% फीस देनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट को ये चाहिए कि गवर्नमेंट के पास 6 महीने से ज़्यादा कर्जा था। मे भी यकम अप्रैल से नहीं तो यकम मई से ये शुरू कर देते कि भाई इतने स्कूल्स हैं, इतने बच्चे पढ़ रहे हैं, इतनी उनकी फीसेज हैं, तो कंपनसेशन गवर्नमेंट देती। गवर्नमेंट अगर ये बीड़ा उठा लेती है कि टीचर्स की सैलरीज हम देंगे अपने पल्ले से दे और हम कोई भी एक्सपेंसेस हैं हम देंगे, और जो स्कूल मालिकान है वो प्रॉफिट ना लें, तो वो ठीक है। अगर 10 साल 20 साल से स्कूल उन्होंने इतना कमाया है तो वो 5-7 महीने अगर वो ना भी कमाते तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, वो भी मान लेते। मगर बिल्कुल ही कि अगर उन्होंने 20 साल का जो कमाया हुआ ये 7 महीनों में वो दे दें तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो फीसेस पेरेंट्स को देनी पड़ेंगी। चलें ठीक है, ये अब बात समझ में आ गई। आपने इसको बताया कि इसका सिलसिला क्या हो सकता है। हुकूमत का इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है जी, कि ये किस तरह जो है वो बेल आउट करें, ख़ासतौर पे स्कूल्स को, प्राइवेट स्कूल्स को, क्योंकि ये शोबा तो फिर हुकूमत का है, उसकी जिम्मेदारी होती है। प्राइवेट सेक्टर क्योंकि इसमें आ ही गया है, तो जनाब अब क्या इसमें कहा जा सका। अब मेरे साहब एक और मसला है जिसके बारे में निशानदाही की जा रही है। अब यहाँ तो है ये कि स्कूल में बच्चों की कॉपियाँ जो हैं वो भी स्कूल प्रिंट कर दे रहा है। अब ये मास्क के बारे में बता रहे थे, अभी हमारे प्रोड्यूसर भी बता रहे हैं जनाब कि अब मास्क के बारे में कंडीशन लगा दी गई है कि जनाब मास्क स्कूल से ख़रीदा जाएगा, जिसके ऊपर स्कूल का नाम जो है वो उन्होंने प्रिंट कर रखा है कि वो वहीं से बच्चा परचेज करे, उसके अलावा नहीं खरीद सकता। जो 20 रुपए में मास्क मिल रहा है अब वो 50 रुपए का स्कूल वाले बेचेंगे, तो 150 रुपए का बेचेंगे जी। ये है। अब इसको कैसे रोका जाए, ये फरमाएं। रोका तो नहीं जा सकता, जाहिर सी बात है। अब हम और आप एहतजाज ही कर सकते हैं। और बच्चा जो है, आप समझ लें कि आपने उसको एक दिन एक मास्क लेके दे दो, तो क्या आप समझते हैं कि वो एक दिन उस पर गुजारेगा? उसने छुट्टी तक उतार कर फेंक देना है, भी उसने 2-3 इस्तेमाल करेगा, तो वो तो फिर जाके एक अलग चीज जो एक्सपेंस बढ़ गए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये सब जो भी बात कर रहे थे कि स्कूल के हवाले से फीसों के, तो साथ में जो उनके ट्रांसपोर्टर जो हैं जो बच्चों को लेके जाते हैं, पिक एंड ड्रॉप देते हैं, उन्होंने भी कह रखा है जी हमें हमारी फीस दें, अदरवाइज हम अपने आपके बच्चे को नहीं उठाएंगे। तो सर ये भी दे दो प्लीज। जी हाँ, उनको कम से कम उनकी एक्सपेंसेस जो उनका फ्यूल या वो चीज़ें निकाल के, तो बाकी गाड़ी का तो किराया तभी चार्ज होगा ना जब गाड़ी चलेगी। चलो नहीं, ये तो वो क्या करें। अच्छा, स्कूल वाले ओन भी नहीं करते ना, मैंने अक्सर प्रोग्राम में तस्करा किया है कि वो कहते हैं ट्रांसपोर्टर से हमारा कोई लेना देना नहीं। होता ये है कि ट्रांसपोर्टर्स जो होते हैं वो स्कूल के पास जाते हैं और कहते हैं कि जी हम आप लगाते हैं, थोड़ा बहुत उनको होता है लिंक, मगर वो होते प्राइवेटली हैं, सारा उनका प्राइवेटली सिस्टम होता है। अगर स्कूल्स की अपनी बसें होती हैं, बड़े स्कूलों में कईयों में होती भी हैं, वो तो फीस के साथ वोचर के अंदर चार्ज करेंगे, वो भी करेंगे, वो नहीं। वो अगर छोड़ भी दें तो उनको इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि उनका एक्सपेंस नहीं हो रहा। ठीक है। मगर उनका अगर ड्राइवर है, उसकी सैलरी चल रही है या उन्होंने निकाल दिया, तो फिर तो बेयर करना पड़ेगा। ठीक है जी, कॉलर है, कॉलर को शामिल करते हैं जी, प्रोग्राम देखने वाले प्रोग्राम में हिस्सा लेते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? यासिर भाई कैसे? याहिया बिल्कुल ठीक ठाक, आप बताएं याहिया कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। पहले तो आपके दोनों मौजूद मेहमानों को सलाम हो। बात ये है कि मेरे भाई प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे यहाँ जो एसओपीज बनाई जाती है वो थोड़ा, मैं चाहता हूँ रियलिस्टिक एसओपीज बनाई जाए। ठीक है। और दूसरी बात है, स्कूल वालों को थ्रेट नहीं करें। देखिए, स्कूल वाले कोई दुश्मन नहीं है बच्चों के, वो भी नहीं चाहते कि उनके साथ कुछ ऐसा हो।
तो आप उनको मतलब ये हम रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर देंगे, ये कर देंगे, ये चीजें इतनी आसान नहीं होती इंप्लीमेंट करना। बच्चे होते हैं इतने आसानी से समझते नहीं है, बड़े मसाइल होते हैं। तो इसको एक तो ये बात देखने की है। दूसरी बात ये है कि देखें, बात ये है कि जब हम लोग किसी भी चीज की हाइजीन को देखते हैं ना, तो कोरोना नहीं, हमारे यहाँ जब हम बच्चे थे स्कूलों में तो बाकायदा डॉक्टर्स होते थे, चेकअप करते थे, दांत देखते थे, आंख देखते थे। तो जनरल हाइजीन को वैसे ही उसका ख्याल रखना चाहिए। दूसरा पता नहीं, मेरा आपसे एक ज़िमनी सवाल है यासिर भाई, आपके दोनों मेहमानों से, कि देखिए स्कूल्स को जब हमारे यहाँ एडोकेशन पे काम होता है, जब एक हादसा हुआ था तो उन्होंने एक सेफ्टी प्रोसीजर लगाया कुछ, उसके बाद वो खत्म हो गया। तो ये जो नॉर्मल प्रोसीजर्स हैं हेल्थ के, इसके सारे ये तो रेगुलर बेसिस पे होने चाहिए। और इसको मॉनिटरिंग अथॉरिटी इसकी कौन है और वो जवाब दे या नहीं है, मेरा ये सवाल है। थैंक यू। बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यही आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसके ऊपर अभी जवाब लेते हैं। मेरे साहब ये फरमाइएगा, जैसे वो कहने लगे कि ये एक कॉमन प्रैक्टिस होती है बाहर, तो यूरोप वगैरह में हमने देखा है कि बच्चों के दांत भी चेक होते हैं, आंखें भी चेक होती हैं, सारी चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है। अभी आपके यहाँ बेसिक हाइजीन के बड़े इशू हैं, फिर ये SOPs सेट करना ये बड़े मुश्किल काम होगा। फिर आपको रैंडमली बच्चों को चेक करना पड़ेगा, आगे से किसी को बुखार नहीं है, खांसी नहीं है, ये भी आपने देखना होगा। ये कैसे मेक श्योर करेंगे, क्योंकि यहाँ तो आपको जैसे हाथ धोने के लिए साबुन कोई नहीं होता, तो ये तो बड़ा मुश्किल होगा। फिर हमारे यहाँ पानी नहीं हो। ये जो हमारे बड़े स्कूल हैं, हमारे आर्मी के भी स्कूल्स हैं, उनमें डॉक्टर्स भी होते हैं। डॉक्टर जो होते हैं वो रैंडम क्लासरूम्स का भी विज़िट करते हैं, देखते हैं टॉयलेट्स वगैरह का, प्लेग्राउंड्स का, और फिर उनके पास बच्चा कोई भी इमरजेंसी में फ़ौरन लाया जाता है, फिर एवोकेट करके उसको हॉस्पिटल में या घर भेजा जाता है। मगर 1% भी हम इसको नहीं कह सकते कि 0.001% शायद इतना हो पूरे पाकिस्तान में। तो ये बेसिकली अब यहाँ पे दूसरा शोबा आ जाता है, वो है हेल्थ का। हेल्थ मिनिस्टर को दोनों लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे भी और फेडरल लेवल पे भी, ये इनको एक बनाना पड़ेगा। ये टीम्स बनाएं अपनी, और ये अपनी टीम्स को स्कूलों में भेजें, चेक करें, और उनकी बात वही वाली के थ्रेट ना करें। अभी हेल्थ का और दूसरा जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, वही आके थ्रेट का मतलब वही आएगी, या एजुकेशन मिनिस्ट्री के लोग आएंगे और आएंगे विद पुलिस के, भाई आप क्या कर रहे हैं। थ्रेट ना करें, उनको समझाएं, उनको बताएं, उनको इस चीज़ पे आमादा करें कि जी आपने इस तरह से करना है। और इसकी हेल्थ मिनिस्ट्री के अलावा और जो हेड ऑफ दैट इंस्टीट्यूशन है उसने इंश्योर करना है इस चीज़ को, और जो मालकान हैं, ऑनर्स हैं स्कूलों के, उन्होंने इस चीज़ को इंश्योर करना है कि ये हाइजीन का मामला बेहतर हो। और जैसे उन्होंने कहा कि ये तो डेली बेसिस की बात है। कोविड में सिर्फ और सिर्फ आपने 2 या 3 बातें ज़्यादा करनी है कि एक तो सोशल डिस्टेंस है आपका, एक आपका मास्क है, और एक आपने हाथ बार बार धोने हैं। इसके अलावा तो सारा कुछ बेसिक हेल्थ है, बेसिक हाइजीन है, वो तो हमेशा करनी है, कोविड ख़त्म होने के बाद भी करनी है। बिल्कुल ऐसा ही फॉलो करना है, तो इसको तो समझाना ज़रूरी होता है। और एक और बड़ी चीज़ है कि इसमें ना पब्लिक अवेयरनेस के ऊपर काम बड़ा किया जाता है। जो बड़े होते हैं वो तो टीवी प्रोग्राम्स के ज़रिए, मीडिया के ज़रिए कहीं ना कहीं से इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच जाती है। जब बच्चों को ये चीज़ प्रैक्टिस जो है वो करवानी पड़ेगी। अब मसला ये कि ये प्रैक्टिस स्कूल से बच्चा लेकर घर जाएगा तो फिर घर में भी उसके बारे में पता चलेगा। तो ये तो एक चीज़ इनिशियली जब हमारी बात हुई स्कूल्स खुलवाने के हवाले से, तो ये तो सबसे पहले हमने इसको पुटअप किया कि जनाब बच्चों को अगर सिखाएंगे तो वो घर में जाके और भी आगे लोगों को सिखाएगा। तो ये बात तो इतनी समझ में आती है। लेकिन अब मसला ये कि अब जिम्मेदारी सबकी है। अब मसला ये कि कुछ पेरेंट्स के ये भी कंसर्न थे कि जनाब अगर खुदा ना करे बच्चा कोई बीमार हो जाता है तो आगे फिर जिम्मेदारी किसकी होगी? क्या स्कूल की जिम्मेदारी होगी या पेरेंट्स की जिम्मेदारी होगी कि उन्होंने भेज दिया तो इस वजह से ये कुछ हुआ है, और फिर अगर किसी बच्चे का बीमारी की वजह से खुदा ना करे अगर कोई आगे कोई क्लासेस मिस हो जाती हैं तो फिर उसको कैसे बैलेंस करेंगे? क्योंकि तो बड़ा टेक्निकल सा एक पॉइंट बन गया है कि बच्चा अगर खुदा ना करे कोई मामूली से भी बुखार होता है, स्कूल तो नहीं उसको भेज सकते। ऐसी सूरत में क्या किया जा सकेगा? देखिए जी, ये एक अल्लाह की तरफ से चीज़ है। इसको इस चीज़ को सारी की सारी चीज़ को अल्लाह पे छोड़ देना चाहिए। और आपने जो SOPs गवर्नमेंट ने बनाई है, जो हमारे लेवल पे जितनी कोशिश है, गवर्नमेंट लेवल पे जितनी कोशिश है वो कर दी। ठीक है। अब सारी चीज़ों को आपने SOPs को देखना है, करना। उसके बावजूद अगर किसी का कुछ हो जाता है तो इसमें किसी का कसूर नहीं होगा। ये मेरी ज़ाती राय है। किसी का भी, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से लेके क्लास टीचर तक, या चौकीदार जो गेट पे खड़ा है स्कूल का, या पेरेंट्स, या गाड़ी वाला लाने वाला ले जाने वाला, किसी का इसमें कोई कसूर नहीं होगा। ठीक है, ये अल्लाह ताला की तरफ से होगा। मगर उसकी इम्प्लीमेंटेशन उसकी होगी, और वो विद
ट्रू स्पिरिट नहीं होगी। तमाम स्कूलों में, किसी बड़े स्कूल में विद ट्रू स्पिरिट हो ही नहीं सकती। अब 35 बच्चों की या 30 बच्चों की एक क्लास है, उसमें वो 30 ही बच्चे आएंगे, अगर या तो वो 15-15 करने हैं तो तब भी फिर वो 1 फुट का फासला आएगा, और 15 तो आपने लाने नहीं, लाने सारे हैं वो, चलो कोई एब्सेंट हो जाए किसी दिन तो वो लादा बात है। अब कैसे उनको दो क्लासों में करेंगे, क्लास रूम्स कहाँ से लाएंगे? अगर उनको सुबह शाम करेंगे तो वो डबल हेडेक, दूसरा टीचर कहाँ से आएगा, उसको ज़्यादा पे करेंगे, नहीं होगा। बच्चे ये करीब करीब बैचें, और बच्चा सारी इंसानियत को पता है कि बच्चा क्या चीज़ होती है। आप कैसे कह सकते हैं बच्चा साथ बैठे को हाथ नहीं लगाएगा, उसकी पेंसिल नहीं लेगा, अपनी पेंसिल नहीं देगा, ये होगा। मगर वो टीचर का काम है कि वो ये चीज़ें बताएगी, बेटा अपनी पेंसिल लाओ, मास्क लाओ, डिस्टेंस लाओ, पानी घर से आप लेके आओ, और आप वॉशरूम में बार बार मत जाओ, और थोड़ा सा टाइमिंग्स का भी हो सकता है कि टाइमिंग्स को भी थोड़ा सा कम कर दिया जाए, आने का जाने का, असेंबलीज ना कराई जाएं, और ब्रेक्स ना करवाई जाएं, और ब्रेक में जो ये कैंटीन पे जाना खेलना वो उसको थोड़ा ख़त्म करके, तो तब जितना यानी कि ये चीज़ें हैं जिनसे कंट्रोल किया जा सकता है। वो वाली बात आपकी कि अगर बच्चे को कुछ हो जाता है, ये किसी के बस की बात, ये आपने बिल्कुल ठीक है, ये किसी के बस में नहीं है, और अल्लाह से खैर की उम्मीद रखनी चाहिए इस वक्त। बहरहाल जी, बड़ा एक तवील अरसा हो चुका है, बच्चों को जो है वो पढ़ाई से दूर हुए, कोशिश करके ये देख लेनी चाहिए। और जैसे अभी मेरे साहब ने बताया कि इस चीज़ को तो बड़ा मुश्किल होगा इंश्योर करना कि जनाब को बच्चा एक दूसरे को जो है वो टच ना करे या ना जाए, लेकिन ये कि इंशाल्लाह जब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी और हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर पता भी चल जाएगा, अगर खुदा ना करे अगर इसमें केस में इजाफा होता है तो फिर फैसला जो है वो करना पड़ेगा कोई, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह इससे जो है वो ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और अगर चीज़ें बिल्कुल ठीक रहती हैं, जैसे उम्मीद की जा रही है कि अल्लाह ने चाहा कि बिल्कुल ही मामला ठीक रहे, तो फिर ये बैक टू नॉर्मल आ जाएगा वापस, जैसे ये पहले सिलसिला चला करता था। और ये पाबंदी तो आपने फिर सारी ज़िंदगी रखनी है। अभी जो मास्क वगैरह के बारे में अभी जो सिलसिला शुरू हो गया, अभी तो रहती दुनिया तक ये मामला अब चलेगा, क्योंकि इस तरह के वायरसेस आते रहते हैं। लेकिन ये कि हाइजीन के बारे में पहले शायद इतनी अवेयरनेस लोगों को नहीं थी, लेकिन आज मामला जो है लोग समझ में आ रहा है। जफर साहब सर, आई एग्री विद यू। अभी जैसे सर ने बात की कि बच्चे का जो है वो डिस्टेंस वो लाजमी ज़रूरी। देखें, बच्चे को हमने स्कूल तो ये तो ज़रूरी है कि स्कूल तो भेजना है एनी हाउ, बिकॉज देखें एजुकेशन मस्ट है। अब अगर देखें बच्चा स्कूल जाएगा और ऑब्वियसली उसने जाके स्कूल में खेलना भी है, उसने अपने क्लास साथी जो क्लासमेट उससे बातचीत भी करनी है, फिर वहाँ उसने मतलब डिसिप्लिन भी सीखना है, वहाँ उससे बहुत सारी चीज़ें, अगर ये सब सारी चीज़ें ना हो, लेट्स सपोज हम देखते हैं कि कोई ब्यूरोक्रेट है या कोई बड़ा लोग है, बड़े जो लोग हैं वो चाहें तो किसी मतलब कि अच्छे से अच्छे ट्यूटर को कहेंगे जी तुमने कल से मेरे घर आके मेरे बच्चे को पढ़ाना है, वो आके पढ़ाएगा। लेकिन वो चीज़ें सारी वो जो उसने वहाँ जाके स्कूल में जाके अडॉप्ट करनी है, स्कूल से सीखना, वो नहीं सीख सके, गो के बच्चा पढ़ सकेगा। तो ये ज़रूरी कि एहतियाती तदबीर की जाए, उसमें सर ने ये ज़रूरी सर। बिल्कुल ठीक है जी, इसको ख्याल रखना इसका ज़रूरी है, और जिस तरह के मामला जो बताए जा रहे हैं इसके ऊपर अमल करना भी ज़रूरी है। लास्ट में मेरे साहब के पास चलेंगे और उनसे बात करेंगे। मेरे साहब क्या मैसेज देना चाहते हैं, और स्कूल्स के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी अगर कोई मैसेज है तो ज़रूर कर देना चाहिए। जी देखें जी, एक ये जो कोविड ने 7 महीने तकरीबन स्कूलों को बंद रखा है, और इससे पेरेंट्स ने भी बहुत कुछ सीखा है, और टीचर्स ने भी बहुत कुछ सीखा, और स्टूडेंट्स ने भी खुद भी बहुत कुछ सीख लिया है। एक तजर्बा हुआ हमारे लिए, पूरी दुनिया के लिए तजर्बा हुआ है। अब इस तजर्बे की रूह से अब काफ़ी चीज़ें हैं जिसको अभी देखना है कि जिसमें ये SOPs जो हैं इसको बिल्कुल लाइट ना लिया जाए। अगर हम ज़रा सा भी पेरेंट्स, ख़ास तौर पे पेरेंट्स अगर इसको लाइट लेंगे तो नुकसान सिर्फ़ और सिर्फ उन पेरेंट्स का होगा, उन बच्चों का होगा। अगर खुदा न खास्ता किसी बच्चे को कुछ भी हो जाता है कि किसी दूसरे का कुछ नहीं बिगड़ेगा, ना स्कूल का कुछ बिगड़ेगा, ना स्कूल के बाकी उसके बच्चों के साथियों का कुछ बिगड़ेगा। तो सबसे बेहतर बात ये है कि आप SOPs को घर से करके बच्चे को साफ़ सुथरा करके भेजें, वापस आए बच्चे को नहलाएं धुलाएं, उसको साफ़ सुथरा रखें, और उसके बाद उससे स्कूल की कारकर्दगी पूछें, किस तरह बैठे, क्या हुआ। और ये पेरेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है। और घर से उसको पीने का पानी और अगर खाने की भी कोई चीज़ है तो उसको घर से दें, और इसको ये बता दें कि अपनी खाने की चीज़ और अपना पानी किसी दूसरे से शेयर मत करें। इनिशियली 1 महीने के लिए करें। और जब टीचर्स के लिए ये मैसेज है कि वो इंश्योर करें क्लासरूम में टीचर्स पहले भी खड़ा होता था या खड़ी होती थी और क्या थी कीप क्वाइट, सिट डाउन। तो अब उनको थोड़ा सा 2-4 अल्फाज ज़्यादा बोलने पड़ेंगे कि कीप द डिस्टेंस,
थोड़ा सा लेफ़्ट हो जाओ, साथ मत जोड़ो, अपनी पेंसिल उसे मत दो। तो ये टीचर्स का भी काम है कि उनके जो पहले चीज़ें चल रही थी उसमें कुछ इनके जुमलों में इजाफा होगा। और जो ऑनर्स हैं स्कूल्स के, उनको भी ये चाहिए, और जो ट्रांसपोर्ट जो बच्चों को लाते ले जाते हैं पेरेंट्स खुद या कोई और ट्रांसपोर्ट, जिस तरह बच्चे स्कूल से घर और घर से स्कूल जाते हैं, उनको भी चाहिए कि वो इंश्योर करें, क्योंकि बच्चे खुद से कुछ नहीं कर सकते। तो ये 3-4 ऐसी पार्टियां हैं जिन्होंने इंश्योर करना है इसके SOPs को। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। मेजर रिटायर्ड अनवर खुर्शीद साहब तजियाकार हमारे साथ शरीक थे। मोहम्मद ज़फ़र साहब हमारे दोस्त हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक थे। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में हमें वक्त दी और बात हुई कुछ एजुकेशन के हवाले से। स्कूल्स खास तौर पे अब खुलने वाले हैं, उसके हवाले से आज हमने खास तौर पे प्रोग्राम में गुफ्तगू की कि इन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है सबके लिए, पेरेंट्स के लिए भी, टीचर्स के लिए और बच्चों के लिए भी। तो इन तमाम चीज़ों पर इंशाल्लाह अमल दरामद अगर होगा तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि इंशाल्लाह हालात में बेहतरी भी आएगी। और ये जैसे बार बार बात की जा रही है कि अगर ये इसी तरह 2-3 महीने तक चलता रहा सिलसिला, और अगर इसमें केसेस में अगर कोई इजाफा नहीं हुआ जो कि इंशाल्लाह उम्मीद की जा रही है, तो इन चीज़ें वापस बैक टू नॉर्मल आ जाएगी। ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर दूसरा सेगमेंट होगा। स्केड्यूल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। एक छोटी सी प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी सिलसिला जारी था, गुफ्तगू हो रही थी कुछ स्कूल्स के हवाले से। स्कूल्स का सिलसिला इंशाल्लाह कल से जो है वो दोबारा शुरू हो जाए। पेरेंट्स के कुछ कंसर्न्स है जिसके ऊपर हमने गुफ्तगू की। कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहा। कॉल्स का सिलसिला अब भी जारी रहेगा। दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ चुके हैं। स्केड्यूल गेस्ट हमारे यहाँ पर मौजूद हैं। हर हफ्ते आज ही के दिन हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होते हैं हाजी दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब। मुख्तलिफ़ बीमारियों के हवाले से आप उनसे जो है वो रब्ता करते हैं। प्रोग्राम में सवाल जवाब होते हैं और बराह रास्त आपकी कॉल्स को शामिल किया जाएगा। आपसे कुछ देर बाद स्क्रीन के ऊपर नंबर आपको दिया जाएगा, जो नीचे दिया गया नंबर है इसके ऊपर आप कॉल करके उनसे बात कर सकते हैं प्रोग्राम में, और अपनी बीमारियों के हवाले से उनसे बात की जा सकती है। और ऊपर जो दिए गए नंबर हैं वो आपके ज़ाती नंबर है, उनके ऊपर भी आपसे रब्ता किया जा सकता है। अपॉइंटमेंट वगैरह के हवाले से जो कराची शहर में ख़ास तौर पर लोग रहते हैं वो उनसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं खुशामदीद कहूँगा दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब को। बहुत शुक्रिया हाजी साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अच्छा, मैं सवाल की तरफ आऊँगा, लेकिन हमेशा आपसे एक बात करता हूँ कि जो आज पहली दफ़ा प्रोग्राम देख रहे हैं उनको ज़रा तरीका इलाज पता चल जाए कि किस तरह आप जो है वो मरीज़ों का इलाज करते हैं, उसके बाद फिर गुफ्तगू आगाज़ करते हैं। कायनात मुश्किल नहीं। मेरा तरीका इलाज पहले कुरान पाक की आयत मुबारक से, फिर जड़ी बूटियों से। ठीक है, ठीक है। जो कि एक तवील वक्त की रिसर्च के बाद जाके मैंने दवाइयाँ हासिल की और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम है कि दुनिया को उससे बेताशा शफा मिली और लोगों को मिल रही है शफा, इंशाल्लाह मिलती रहेगी इंशाल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये तरीका है। जड़ी बूटियाँ कुरान पाक की आयतें, हर आने वाला अपने साथ 2 बोतलें पानी की भरी हुई लेके आता है, खाली नहीं। अभी भी सिलसिला जारी है कि आने वाले मेहरबान खाली बोतल लेके आते हैं, ये ना करें। जो भी शख्स आ रहा है वो अपने साथ भरी हुई 2 बोतलें लेके आए। ठीक है। और तीसरी बात यह है कि मेरे पास आने वाला कोई भी शख्स पेन किलर की दवा खा के ना आए। जिसको जो भी दर्द है, जितना भी दर्द है, जितना शदीद दर्द है वो बर्दाश्त कर ले। अल्लाह सुब्हाना ताला पे मेरा यकीन है कि अल्लाह सुब्हाना ताला मेरे पास उसको हंसा मुस्कुराता लेके जाएगा। बिल्कुल। लेकिन इसकी वजूहत बड़ी है। असल में आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि बाज़ लोग ऐसा होता है कि मैं बहुत तकलीफ़ में था लेकिन मैंने भी इंजेक्शन लगवाया, अभी दर्द नहीं है। ये चीज़ नहीं चाहिए। आप जिस दर्द में, जिस कर्ब में, जिस अज़ियत में, आप उसी में मेरे पास आएँ। आप अल्लाह की मोहब्बत देखें, रब आपको कितनी मोहब्बत से वापस भेज रहा है। सवाल इतना सा मेरी हैसियत तो टक्कर की भी नहीं है, लेकिन जिस रब से मैं प्यार करता हूँ बड़ा मेहरबान है। वो उसकी रहमत, उसकी मोहब्बत हर चीज़ पे गालिब है, हर चीज़ पे गालिब है। ये समझ लो कि तूफान आया हुआ है आग का, तो बारिश होगी तो आग तो ख़त्म होगी, लेकिन वीराना जो है सब्ज़ बन गई, उसकी रहमत है। बेशक बेशक, बहुत अच्छी बात आपने कही है, बिल्कुल ऐसा ही है। और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। आज के मौजू की तरफ भी आते हैं जी। ये अभी जैसे दर्द के हवाले से बात हो रही थी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं मुख्तलिफ़ अमराज में मुब्तला हैं और बहुत सारे मामलात में जो है वो दर्द की शिकायत हो रही है। लेकिन इस वक्त जो है ख़ास तौर पे मोरों का एक मसला जो था, सर्वाइकल का जो इश्यूज़ हैं, इसके ऊपर बहुत सारे पैगामात मौसूल हुए थे पिछले प्रोग्राम्स में, तो कुछ आज इसके ऊपर भी गुफ्तगू की जाए। और साथ साथ ये कि अभी जैसे डेंगू की वबा के हवाले से बात हो रही है कि दोबारा से वो सिलसिला शुरू हो चुका है।
अभी कोरोना का सिलसिला ही जारी है और उसके बाद फिर ये जो डेंगू का मसला है ये दोबारा सर उठा रहा है, गंदगी और ये गलाज़त के जो ढेर हैं उसके बाद, तो इस तरह की बीमारियां एवरी नाउ एंड देन इनका सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। अच्छा अभी फरमाइए, ये जो प्लेटलेट्स का मसला है बड़ी तेज़ी से गिर जाते हैं, बहाल हो जाते हैं, मुस्कुराहट तो आपकी बता रही है कि प्लेटलेट्स का एक और मरीज़ भी एक था भी केस सामने आया था जिसमें बड़ी तेज़ी से प्लेटलेट्स कम भी हो रही थी, बढ़ भी रहे थे। आपने कहा जी हर किस्म के जो प्लेटलेट्स जो हैं वो बहाल हो जाते हैं, कुछ नहीं भी होते हैं, ऐसा भी कुछ सिलसिला है? यासिर अल्लाह सलामत रखे, आपके टीवी चैनल पे रिकॉर्ड मौजूद है, आप वो प्रोग्राम निकाल के उससे चैनल रिपीट कर दें। ठीक है, आपकी तरफ से अपनी तरफ से रिपीट कर दें। ठीक है, ठीक है। मैंने कहा था कि प्लेटलेट कम होते हैं, उसका इलाज होता है और एक हफ्ते में बढ़ जाता है, ठीक ठाक हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने कहा था सियासी प्लेटलेट जो ऊपर नीचे होते हैं ना वो डॉक्टरों के हाथ में होते हैं, ठीक है, वो सियासी प्लेटलेट कम नीचे करना उनके अपने अख्तियार में हो, चाहे ठीक है, मरीज के प्लेटलेट पूरे हों, अगर सियासी प्लेटलेट कम ज़्यादा करने हो तो वो मामला अलग हो जाता है। वो थे सियासी प्लेटलेट थे जिसके लिए हमने निशानदेही की। जो हमें आपको आज सुन रहे हैं वो 10 महीने पुराना मेरा आपका वो प्रोग्राम निकालें जिससे मैंने कहा था ये सियासी प्लेटलेट हैं, ये असल प्लेटलेट नहीं है। अच्छा, ठीक, असल प्लेटलेट अपनी जगह पे सही है, लेकिन सियासी प्लेटलेट ऊपर नीचे करने के लिए उसको मेडिकल की जरूरत होती है। जिस तरह वो मेडिकल में पाकिस्तान से बाहर साहब चले गए हमारे, तो सियासी प्लेटलेट थे ऊपर नीचे होने। अब जब चाहें तो अगर प्लेटलेट कम होते ना वहाँ भी होता है, तो इधर इलाज आकर करवा लें तो फाका हो सकता है। नहीं बिल्कुल जी, मैंने उस वक्त ऑफर की थी, मैं आपके प्रोग्राम में मौजूद है। मैंने कहा था जी अगर नवाज शरीफ पर प्लेटलेट कम है, नाम लेके बोल रहा हूँ, तो मैंने कहा आज इंशाल्लाह जिस तरह बाकी लोग ठीक होते हैं वो भी अल्लाह की मखलूक ठीक हो जाएगा। ठीक है, देखिए डेंगू की बात आपने की, छोटी सी बात आगे पूरी कर लेना, जो आप बात करना चाह रहे हैं वो पूरी कर लेना, लेकिन मैं एक बात थोड़ा इजाफा कर लूँ। देखिए कोरोना के मरीज आपको पता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत आया, अल्लाह ने शिफा दी, ठीक हो गए। जितने आपके मेरे जितने भी पहले प्रोग्राम थे उस प्रोग्राम में जितने लोगों ने देखा फ़ायदा उठाया तो उन लोगों को 100% फ़ायदा हुआ, उसको हॉस्पिटल जाने की नौबत नहीं आई, वो घर के अंदर ही ठीक हुए। उन्होंने वो तमाम चीज़ों पर अमल किया जिसकी ज़रूरत थी। ठीक है, अब डेंगू हमारे पास आप प्रोग्राम में कितने लोग आ चुके हैं, 5 दिन 10 दिन के अंदर बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, उनके प्लेटलेट बिल्कुल नीचे गिर चुके थे, हमारे पास आए, इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह 5 दिन में 10 दिन के अंदर वो प्लेटलेट बिल्कुल ठीक हो गए। वो आज माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कई साल हो गए बिल्कुल ठीक ठाक है, हर चीज़ का इलाज मौजूद है, अगर करवाना चाहे तब की बात। हाँ, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर नीयत है, अगर वाकई ठीक होना है तो फिर आप ज़रूर इलाज करवाएं, और तमामी बीमारियों का इलाज है सबका। कोरोना की जैसे भी बात हो रही थी, यकीनन इसकी कोई बाकायदा वैक्सीन तो तैयार नहीं हुई, लेकिन एहतियात इस पर की जा सकती है और ख़ुद से तजर्बे की कोशिश ना करें, ये बड़ा ज़ोर देते हैं। और अभी हकीम साहब से भी इस बारे में पूछ लेते हैं, सवाल उनकी खिदमत में रख देता हूँ। जनाब, ये ख़ुद से जो तजर्बे किए जा रहे हैं ये किस हद तक जो है वो, अच्छा इसमें मसला ये है कि बहुत सारे मैंने केसेस देखे कि ख़राब भी हो गए, लोगों ने घर के अंदर तजर्बे शुरू किए कि जनाब वो इंटरनेट के ऊपर फ़लाना तरीका डेंगू से बचाव का लिखा था प्लेटलेट्स को रिस्टोर करने के लिए, वो तजर्बे करने जो बड़े ख़तरनाक, ख़राब नहीं, कब्रिस्तान पहुँच गए बहुत पहुँचे हैं क्या जी। हमने नेट पे देखा था, ये नेट पे कोई भी चीज़ 100% वो नहीं होती। देखें यासर ने अगर वकालत तक पहुंचा तो यासर ने 20-25 साल पढ़ने के बाद पहुंचा। ऐसे कि यासर ने क्या नाम केजी पढ़ने के बाद वकील बन गया? नहीं, ऐसा नहीं है। आप घर में जो तजर्बे करते हैं तो उनकी कोई तहकीक नहीं होती है जी। वो सही है कि फ़लाने से फ़लाना, जिसमें हदीस का रेफरेंस में कोट करता हूँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, आप सुनी सुनाई बात को आगे ना पहुँचाओ जब तक उसकी आपके पास तहकीक न हो। बिल्कुल सही कहा, तस्दीक न हो। तो हमारे पास एक अलमी ये है कि 1 से 2 से 3 सुनते आगे पहुँचा देते हैं, तो इसमें बर्बादी देखिए। मैंने सना मक्की पे लास्ट टाइम आपसे बात की जी। मेरे बहुत प्यारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, कि वो एक अच्छे ओहदे पर हैं, अभी रिटायर हो चुके हैं, तो उन्होंने किसी कहने में सना मक्की पी। सना मक्की पीने के बाद वो उनको मोशन इतने लगे कि अस्पताल जाकर दाखिल किया और ड्रिप पर उन्होंने काफ़ी दिन गुजारे। अब इस तरह के हज़ारों नहीं लाखों लोगों के साथ ये हशर हुआ। अब जिस मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा कि इससे पूछ लो, जो बैठते हैं या आप बैठते हैं, कोई और बैठता है, उससे पूछो भाई तेरी क्या तहकीक है इस पर, तू क्या बात जानता है इसके बारे में, कुछ तेरी मालूमात है, तूने इसमें कोई काम किया, कोई रिसर्च की, तुझे ये मालूम हो कि इसमें फ़ायदा क्या, नुकसान क्या, और क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, ये तो आपको देखना है ना। बिल्कुल सही। जब आपको पता ही नहीं है, वो जी मुझे फलाने ने कहा था ये तो कर लिया, तो उसके बाद आप ही कर लो, वो तो हम तो डूबे सनम, तो मैं डूबे। बिल्कुल ऐसा ही। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ माशरे में एक से बढ़कर एक मुसलसल चली जा रही हैं। देखिए इसका तो कोई तदारक होना चाहिए। देखिए मैं हकीम नहीं हूँ, ठीक, मैं 37 साल से रिसर्च कर रहा हूँ जी।
ठीक है, मेरी दुआ किसी हकीम के पास नहीं है, मेरी दुआ को कोई हकीम साबित नहीं कर सकता, उसको नहीं पता कि ये क्या चीज़ है, इसलिए नहीं पता कि हकीम ने वो जो रटा हुआ पीछे से पढ़ते चले आ रहे हैं उसके पास उसके अलावा कुछ भी नहीं है, ठीक, उसकी ज़ाती रिसर्च नहीं है, उसका राती कोई ऐसा फैल नहीं उसने कोई चीज़ ईजाद की हो। बिल्कुल ठीक है। एक ज़माने में गोली थी, एक ज़माने में तोप आ गई, तोप के बाद हवाई जहाज़ भी हो गया, आपको पता, उसके बाद मिसाइल भी हो गया, मिसाइल के बाद एटम बम भी हो गया। कैसे आया ये? तहकीक से, तहकीक से, बिल्कुल सही, ठीक है ना। अगर हम सिर्फ गोली भी लेके बैठे होते, यार हमने बंदूक बना ली, इससे फायर करके बंदे को मारना है, तो वो तो कहानी आगे कभी ना बढ़ती। मैं 37 साल से जो रिसर्च कर रहा हूँ उसकी वजूहात यही है कि मैं जो भी चीज़ बना रहा हूँ, जो जड़ी बूटी से चीज़ मैं तैयार कर रहा हूँ, उसमें बेहतरी ला जाए। पहले हमारे पास मुख्तलिफ किस्म बहुत ज़्यादा दवाइयाँ होती, अब हमने कम करते 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 बहुत छोटी सी लगी, क्योंकि रिसर्च करते करते हम वो चीज़ें कम करते चले गए। छोटी चीज़ बनाई, ज़्यादा कारामद बनी, अब इसके बाद जो बनेगी इससे और बेहतर बनेगी, उसके बाद जो आएगी उससे और बेहतर होगी। डेंगू के वाले से आप गवाह हैं इस बात के कि आपस मरीज आ चुके हैं, आपने देखा कि जो बेहद परेशान कुन हालत में थे, अल्हम्दुलिल्लाह वो आपके सामने बिल्कुल ठीक ठाक। दूसरे चैनल पे कई मरीज और अलग अलग आए, बिल्कुल ठीक ठाक। आपके पास महक अली भी एक प्रोग्राम में आई थी, उसकी टांग का जो हाल था, उसके जो क्या नाम हो गया था, बहुत बुरा हाल, आज तक माशाल्लाह 20-25 साल हो गए, अभी तक ठीक ठाक है। देखिए, शफा रब देता है, या से मेरी कोशिश है, इस आगे मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन जुस्तजू और दुआ दिन रात है। बिल्कुल ठीक है। तो यही चीज़ें हमें आगे लेके चल रही होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अभी जोड़ों के दर्द के हवाले से और ख़ास तौर पे जो मोरों का ख़ास तौर पे जो दर्द है, इसके ऊपर क्या कहेंगे, क्योंकि इसमें लोग बड़ा जो है वो तकलीफ़ में हैं, बहुत सारी कॉल्स भी मौसूल होती हैं, और क्या एहतियात रखनी चाहिए और क्या इसका इलाज मुमकिन है? क्योंकि टीके लगवा के तो काम चल जाता है, लेकिन ये तो इलाज इसका नहीं है। यासर बिल्कुल इसका इलाज है। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। मैं छोटी सी दरख्वास्त करूँगा आप ही करना मेरी तरफ से। जी जी जी। वो लोगों की शिकायत मुझसे 100% जायज़ है कि मैं तेज़ बोलता हूँ, यासर आस्ता बोलता है, और यासर की ज़बान दुनिया समझती है और मेरी ज़बान कम समझती नहीं। वजह कि मेरे बोलने की स्पीड ज़्यादा, मैं खुद तस्लीम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है, मेरे बोलने की स्पीड ज़्यादा है, उसी वजह मेरे वज़ाइफ हैं जी कि मुझे इतनी स्पीड से वज़ाइफ करने पड़ते हैं कि अगर मैं इलाकों में 24 घंटे में तो नहीं पूरा कर सकता, एक हफ्ता लग जाना है फिर तो। ठीक है, तो मैं तो उसको एक लिमिट के अंदर हर चीज़ मुझे पूरी करनी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो मैं इसके साथ मैं चले भी कुछ हफ्ता तकरीबन 40 साल के आसपास हो रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ मैं। ये दोनों कामयाबियाँ अल्लाह ताला ने मुझे दी हुई हैं। बिल्कुल ठीक है। तो जो चीज़ें भी हम कर रहे होते हैं, जिस तरह भी कर रहे होते हैं, उसमें कामयाबी अल्लाह की तरफ से होती है, अल्लाह कामयाब करता है, हम और आप कोशिश कर रहे होते हैं। बिल्कुल। कमर के मोरों का मामला है, कमर के मोरों का मामला है, आपके यहाँ से लेके कमर के आखिरी मोरे तक जो भी तकलीफ़ें, जो लोग उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, उसमें बच्चे भी हैं, जवान भी हैं, बूढ़े भी हैं, हर किस्म के लोग हैं। बिल्कुल ठीक। पहले भी आपने भी कहा, मैंने भी कहा, मैं आज भी इल्तिजा कर रहा हूँ अपने सारे कौम से, चाहे वो जिस मज़हब से भी है। बिल्कुल ठीक है। मेरे पास आने से पहले कोई पेन किलर खा के ना आए, बिल्कुल ये ना कहें कि भाई मैंने इंजेक्शन लगवाया, आप तकलीफ़ नहीं है, मैंने पेन किलर गोली खाई है, आप तकलीफ़ नहीं है, ये नहीं चाहिए। ठीक है। क्या नहीं चाहिए? ये पेन किलर ना लेकर आए। मेरे पास आप दर्द और कर्ब में आए, मेरे अल्लाह पे यकीन है कि मेरे पास से आप हंसते मुस्कुराते हो जाएंगे। छोटी सी मैं मिसाल दूँ, ज़रूर। हमारी प्रोग्राम में बच्ची ने आना था, लेकिन उसकी कोई फैमिली प्रॉब्लम थी, वो नहीं आई। लाहौर से आई, उसका नाम ही नहीं लूँगा, लेकिन लाहौर का ले सकता हूँ। लाहौर से आई, वो जब आई तो वो इतने ऐसे टेढ़ी चल के आ रही थी, मैं पता नहीं बच्ची को क्या मसला है, जवान बच्ची है, आके बैठी तो बोला जी मुझे बहुत तकलीफ़ है और मुझे साहब ने वजह, कोई अच्छे इंसान है, प्राचा साहब से मुझे वजह बोली वहाँ जाएँ, और मैं लाहौर में, कराची में बहुत कुछ कर चुकी हूँ, लेकिन मेरे मोरे जो है ना उनमें टूट भी गए, क्रॉस भी हो गए, स्लिप भी हो गए, सारे काम। तो शायद 2-3 बच्चे हैं उस बच्ची के। तो मैंने कहा बेटा तुम परहेज़ करोगी, ईमानदार होगी अपने साथ, ईमानदार अपनी ज़ात के साथ, फिर तो तुम यकीन करना तुम ठीक हो जाओगी। अगर बेईमान अपनी ज़ात से, फिर कोई इसका इलाज नहीं है। बिल्कुल ठीक। ईमानदारी बेईमानी में मुँह का तकाजा है, ऐसे ही। अगर परहेज़ करोगे तो इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हो जाएगा, परहेज़ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, अगर मिलेगा बहुत थोड़ा मिलेगा। उस बच्ची का इलाज हुआ जो टेढ़ी चल के आती यूँ, यानी बच्चों मुश्किल से चल के आ रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह सेकंड डे बिल्कुल ठीक ही चलते आ रही थी। मैंने पूछा बेटा तुम्हें कैसा लग रहा है? बोला अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं 70-80% कल रही, रात को भी सोई में, बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में बेहतरीन गुजारा हुआ। वो मेरे पास 8-9 दिन यहाँ आई और बिल्कुल माशाल्लाह बिल्कुल सही होगी, लेकिन मैंने उससे वादा लिया था कि आप 1 किलो वज़न नहीं उठाओगी। बिल्कुल ठीक है। वो कम से कम 3 माह तक, जब तक कि मोरे अपनी जगह पे सेट ना हो जाएँ,
ये हड्डियाँ बिल्कुल सेट ना हो जाएं, तो बिल्कुल ठीक। आपने वज़न नहीं उठाना है और ज़रा झुक के काम नहीं करना है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बदनसीबी ये है कि मजबूरी हो जाती है। वो कराची जब लोग जाने लगे तो रास्ते में उनको वज़न उठाना पड़ा, फिर कमर में थोड़ी तकलीफ हुई, तो फ़ोन आया कि अजी साहब मेरी कमर में तकलीफ थोड़ी सी हो गई है। खैर दम किया तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हुई, लेकिन अब दवाई लेके गई अपने साथ 20 दिन की। देखिए यहाँ दुआ और दवा दोनों लेके चलते हैं। ऐसा ही। कमर के मोरे हैं, घुटने हैं, कोनियाँ हैं, ये गले की तकलीफ़ है, दिमाग की तकलीफ़ है, कानों के अंदर का मामला है, ये इसके अलावा भी हज़ारों बीमारियाँ हैं। बिल्कुल ठीक है। एक ही रिश्ता है, मुंह का मज़ा छोड़ोगे, पहली शर्त है, ज़िंदगी मज़ा लोगे। बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी मज़ा लेना है तो आप वो जो हम कह रहे हैं उसमें चलना। अगर ज़िंदगी मज़ा नहीं लेना है, रोना है, तो जो आप कहते हो वो सही है। बिल्कुल ठीक है। ये बात थोड़ी सी मुश्किल होती है समझना, बार बार ये बात समझाई जाती है कि इलाज तभी आपका जो है वो आपको फ़ायदा दे सकेगा। नतीजा आप ये समझ लें कि उस वक्त आपको नज़र आएगा जब आप परहेज़ करेंगे। कोई भी तरीका इलाज आप अपना लीजिए, बार बार इस चीज़ के ऊपर ज़ोर दिया जाता है, अभी इस बारे में गुफ्तगू भी करते हैं कि जनाब परहेज़ करने के लिए लोग तैयार नहीं हो रहा है। और फिर वो ये आपसे भी यकीनन बार बार ये सवाल होता होगा, जी दवाई तो हम खा रहे हैं लेकिन फ़ायदा हमें कोई नहीं हो रहा, कैसे समझाया जाए? ऐसे केसेस को कैसे हैंडल करते हैं? बड़ा मुश्किल होता है डॉक्टर के लिए हैंडल करना। हमारी डॉक्टर साहब हैं, बहुत प्यारी हैं, आप तो पहले भी नाम सुन चुके हैं, डॉक्टर तस्मीम बिल्लू जी, बेहतरीन इंसान है। बिल्कुल कुछ भी है वो चार सुना देगी, खरी खरी बातें, लेकिन अच्छी बात है, लगी लिपटी नहीं रखती। बिल्कुल ठीक है। वो दवाई ली, ठीक हो गई और उल्टी सीधी चीज़ें खाना शुरू कर दी। फिर मैंने कहा ये तकलीफ, मैंने कहा क्या खाया था? बोला सब कुछ खाया था, जो वो सब कुछ खाया जो आपने मना किया। आपने मना किया था। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मैंने खाया है। ठीक है। फिर उसके बाद वो जो परहेज़ करती है अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सब बेहतर होती हैं। तो हंसी मजाक भी होती है। बहुत काबिल डॉक्टर है, बहुत काबिल एहतराम है, बुरा ख़ानदान। उसने कहा कि मेरा ईमान आपकी क्यूबी बहुत ज़्यादा है, दवाई का नाम है क्यूबी। बोला कि उसको मोशन लगे थे, मोशन यानी कि उसको ये आलम था कि सेकेंडों के हिसाब से चल रहा था। तो उसने जो भी मेडिसिन थी वो एलोपैथी में उसने इस्तेमाल कर ली। उससे फ़ोन किया, ऐसा मेरी ये हालत है, मैंने कहा ड्राइवर को भेज दो, मैं दवाई दे देता हूँ। सही। ड्राइवर को भेज दी, उसने दवाई लेके गया, 2 कैप्सूल सुबह खाए, 2 दोपहर को खाए, शाम तक बिल्कुल सेट। बोला आप सही है। तो मैंने कहा इसको 10 कैप्सूल पूरे कर लो। जब उसने खाए तो कहने लगे अब मुझे लगता थोड़ी मुझे कब्ज़ की शिकायत, मैंने कब्ज़ नहीं होगी, अपनी लिमिट में आने के बाद अपनी जगह सही हो जाएगी। सही। तो उसकी बातें अच्छी लगती हैं। तो बोलते ही मेरा ईमान इस दवाई पे आ गया, जिसमें वो ठीक हो जाए ना, बोला है मेरा इसमें ईमान है कि सही है। तो ये ज़रूरी है जी, परहेज़ रखें। और आप बराह रास्त कॉल कर सकते हैं, नीचे दिया गया नंबर स्क्रीन पर आपके सामने, अगर आप इस पे चाहें तो बात कर सकते हैं। पाकिस्तान के किसी भी इलाके से आप कॉल कर सकते हैं, जहाँ जहाँ ये प्रोग्राम देखा जा रहा है वो प्रोग्राम को में कॉल करके सवाल अपना पूछ सकते हैं किसी भी दर्द के हवाले से। मौजू क्योंकि आज का मोरों के हवाले से था, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई शिकायत है तो आप गुफ्तगू कर सकते हैं, सवाल आप कर सकते हैं दीन मोहम्मद साहब से, बराह रास्त आपको इसका जवाब देंगे। और साथ साथ जो दीगर अमराज हैं उसके ऊपर भी हम गुफ्तगू कर रहे हैं, ख़ास तौर पे कुछ ऐसे पेचीदा अमराज जिसके हवाले से जो है लोग जानना चाहते हैं। बहुत सारे ऐसे बीमारियों में लोग मुब्तला हैं। असल में पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से जो है वो एक तो ज़्यादतीस के, एक ब्लड प्रेशर के, फिर ये हेपेटाइटिस वगैरह के केसेस में भी बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ। अभी कोरोना वायरस के ऊपर प्रोग्राम चल रहा था, पिछले कई प्रोग्राम्स इसी हवाले से होते रहे, काफ़ी प्रोग्राम इसके ऊपर हो गए। अब वो कोरोना के बाद अब ये डेंगू का सिलसिला दोबारा शुरू हो गया। तो ये बीमारियों का सिलसिला तो रहेगा, क्योंकि जिस माहौल में, जिस माशरे में रह रहे हैं, गंदगी जा बजा आपको ढेर नज़र आ रहा है। बीमारियों के बाद बीमारियां आपके ऊपर, बारिश के बाद एक और मसला ये कोई कभी साल का मसला हो जाता है, कभी इस तरह के वबाई अमराज होते हैं। एक बचा कैसे जाए, ये ज़रा फरमाइए। देखिए पहली बात तो ये यासर, हमें कोई आके नहीं बचाएगा, ये समझ लो। ठीक है, हमें कोई भी नहीं, हमने अपने आप को खुद बचाना है। ठीक है। बचत का तरीका ये है कि हम अपने आप को जितना सादगी में रखें, सादा ग़ज़ा खाएंगे तो हमारी बचत पहली। दूसरा, गंदगी से बचेंगे तो हमारी बचत दूसरी है। तीसरा कि हम दुनिया की बातों में ना आए, हम खुद समझें कि हमारे लिए क्या बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, हमारे लिए गंदगी भी अज़ाब है, हमारे लिए पानी गंदा भी अज़ाब है, हमारी जो खुराक है उसमें मिलावट वो भी हमारे लिए अज़ाब है। जो हम हवा इस्तेमाल करते हैं इसमें अंदर जो गंदी हवा है, आलूदगी है, वो भी अज़ाब है। लेकिन तमाम चीज़ों से बचने के लिए हमने खुद ही इख्तियाती तदाबीर करनी है, कोई और आके नहीं बचाएगा। हम बोलें गवर्नमेंट करेगा, फलाना करे, फलाना, कोई भी नहीं करेगा, हमारी अपनी खुद करना है। बिल्कुल ठीक है। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। हेलो। मेरे भाई, अब बात ऐसे नहीं हो सकेगी, आप बराए मेहरबानी दोबारा कॉल करें, लाइन ड्रॉप कर दें।
टीवी की जब आप वॉल्यूम बंद करेंगे उसके बाद फिर आपसे बात होगी, कॉल ड्रॉप कर दें। ठीक है जी। जब भी प्रोग्राम में आप कॉल करें, बार बार ये बात दोहराई जाती है, रोज़ाना ये प्रोग्राम में ये बात बताई जाती है कि जब भी आप टीवी किसी भी प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम में नहीं है, आप किसी भी प्रोग्राम में कॉल करें, टीवी के ऊपर अपनी आवाज़ सुनने की कोशिश ना करें। उधर प्रोग्राम में आपके पास जो टीवी के ऊपर टेलीकास्ट आती है उसमें डिले होता है, उससे होता ही है कि आपकी आवाज़ जितनी देर में आएगी ना, यहाँ पे पूरा टाइम इसमें निकल जाता है। तो इसलिए अब ये बात दोबारा नहीं दोहराई जाएगी, क्योंकि थक चुके हैं ये बात करते करते। अगर आप टीवी से आवाज़ सुनेंगे, कॉल आपकी ड्रॉप कर देंगे और फिर मसले के ऊपर बात नहीं हो सकी। बराए मेहरबानी दोबारा जब कॉल करें, कोई भी कॉल करे, टीवी की आवाज़ बंद करके फ़ोन के ऊपर बात करें, तो फिर आपके सवाल का जवाब दिया जा सकेगा। जी हाजी साहब, तो ये एक मसला है जिसका भी आपने निशानदेही की कि हमें खुद ही एहतियात रखनी है। अब ये वालिदैन बड़े परेशान कि जनाब बच्चों को स्कूल भेजना है, अब स्कूल कैसे भेजें? अब मसला स्कूल वाले तो जिम्मेदारी आगे लेते नहीं है किसी चीज़ की, कैसे मसला होगा? स्कूल वालों की सबसे पहला जिम्मेदारी अगर वो समझें तो ठीक है, अगर ना समझें तो हर बात पे वो अड़ जाते कर हैं। सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल। स्कूल वालों के लिए पहली जिम्मेदारी, जब बच्चे स्कूल जाएं तो सैनिटाइज़र वहाँ पर सबसे पहले इस्तेमाल कराएं। बिल्कुल ठीक है। क्लास में जो कि क्लासरूम है वहाँ पर बला नागा डेली स्प्रे कराएं। बिल्कुल ऐसे ही। फिर उसके बाद वहाँ पानी का बंदोबस्त ऐसा रखें कि जो भी वो बच्चे पानी पिएं तो सब के लिए डिस्पोजेबल ग्लास हों, जो उस ग्लास को दूसरा शख्स इस्तेमाल ना करे, उसे फ़ौरन तोड़ के फेंक दिया जाए। ठीक है। अच्छा, कॉलर को शामिल कर लें, फिर गुफ्तगू जारी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं मोहम्मद अजहर कराची से बात कर रहा हूँ। जी अजहर साहब फरमाइए, मसला बयान कीजिए। मुझे ये हाजी दीन मोहम्मद साहब से एक सवाल करना है। आपकी मेरी उम्र इस वक्त 60 साल है माशाल्लाह, और मैं सोराइसिस का मरीज हूँ। अच्छा, उसकी वजह से मेरे जोड़ों में बहुत तकलीफ है। ठीक है। अच्छा, मैं पेन किलर भी ले रहा हूँ और सोराइसिस की मीथोट्रेक्सेट यूज करता हूँ। जी जी। तो मैं चाहूँगा कि मोहतरम हमारे हाजी साहब कोई दवा तजवीज़ करें या जो भी वो कहते हैं, ताकि मैं इस मर्ज से ना मुझे मैं बैठ के नमाज भी नहीं पढ़ सकता। यकीनन बड़ा मुश्किल तकलीफ दे का काम है ये। अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे। अभी आपको इसका जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने कॉल किया। पहली बात तो है कि ये तमाम सुनने वाले जिस बीमारी में भी हैं तो मेरे पास आ जाएं। मेरा एड्रेस बहुत आसान है। मैं कराची में बैठता हूँ, हैदराबाद 4 मीनार चुरूंगी सिलानी वाले, हम दोनों आमने सामने बैठते हैं। बिल्कुल ठीक है। दोपहर 2 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रोज़ाना टाइम है। एक दिन इतवार का सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 का टाइम होता है। ठीक है। चाहे सोराइसिस वाला है या कैंसर वाला है, हेपेटाइटिस सी वाला है, बी वाला है, या और किसी मर्ज का मरीज़ है, मोरों वाला है, हड्डियों वाला है, आर्थराइटिस वाला, जो भी है तो मेरे पास वो तशरीफ़ लाएँ, अल्लाह शफा देगा, खैर होगी। ठीक। इस प्यारे भाई के लिए एक इल्तिजा है कि रोज़ अपने घर में बहुत सारे नीम पत्ते ला के तोड़ के रख लें। तकरीबन 1 पाव से 1.5 पाव नीम पत्ते 10-15 लीटर पानी में पका लें। ठीक है। इतना पका लें कि उसमें पीला रंग आ जाए। ठीक। पत्ते फेंक दें और जब वो नीम गर्म रह जाए उसमें 2 चुटकी गंधक, 2 चुटकी फिटकरी मिश्रण मिला के टप में खड़े हो जाए, अपने ऊपर पानी डालते रहें और धोते रहें। अगर गंधक फिटकरी ना भी मिले तो इंतज़ार नहीं करना, नीम के पत्तों से डेली नहाना, लेकिन ठंडे पानी से नहीं नहाना चूँकि इनको हड्डियों की तकलीफ है। नीम के सोराइसिस वालों को ठंडे पानी से नहाना होता है नीम पत्तों से, लेकिन जिनको दर्दें नहीं उनको है। ठीक है। जब इसको दर्द है उसको नीम गर्म से थोड़े तेज़ गर्म पानी से नहाने के बाद ये जैतून का तेल इस्तेमाल कर लें। तो उसके अलावा कड़ी पत्ता ये दिन में अपने पास रख लें, 5-10 पत्ते दिन में 8-10 दफ़ा चबा के खा लें, ऊपर पानी पी लें। जो इनके लिए चपाती पकती है या रोटी पकती है, हर चपाती में 10-15 पत्ते कड़ी पत्ते के उसमें ला लें और चपाती बना के खा लें। ठीक है। सफ़ेद सदाबहार हमारे पास आम है, पाकिस्तान में मुश्किल है, 2 होते हैं, एक सफ़ेद और एक जो दूसरा गुलाबी होता है। सफ़ेद सदाबहार अपने पास 2-4 गमले ला के रख लें। उनकी जो पत्तियाँ हैं सुबह उठते ही 10-15 पत्तियाँ उनको तोड़ के पहले जो पौधे को धोएं, पत्तियाँ नहीं धोनी। ये याद रखें, बहुत बड़ा नुस्खा है। जी जी। आप पौधे के ऊपर पानी डाल दें ताकि वो धुल जाए रोज़ाना। उसके बाद आप सुबह 10-12 पत्तियाँ मुँह में डालें, चबा के खा लें, ऊपर 1 गिलास सादा पानी पी लें। बिल्कुल ठीक है। आप ये जब एक हफ्ता करेंगे, आज पाकिस्तान में एतवार है, इनके पास भी वो पीर है तो वहाँ इनके पास भी पीर ही होगा। बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है। ठीक। तो ये आइंदा फिर को मुझे बता दें क्या सूरत है, बाकी आ जाएँ आके अपना इलाज करवाएं। इनके लिए सोराइसिस की दवाइयाँ मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह लोग ठीक होते हैं और बेहतर होते हैं। चले एक और कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? तलत बात कर रही हूँ, कराची से। हस्बैंड बात करना चाहते हैं, बीमार हैं।
जी जी, बात कीजिए, आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, हाँ फरमाइए। जी, दीन मोहम्मद साहब से बात करा दें। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सुन सवाल रही आप बात कीजिए। कीजिए। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दीन मोहम्मद साहब, मुझे ना आपके डायलिसिस पे चल रहा था, हफ्ते में 2 डायलिसिस होता, उसके डायलिसिस के दौरान 1 साल के बाद अचानक मेरी टांगों में जान नहीं रही। अचानक मैं बिल्कुल आप लोगों के उठा के बैठा देते हैं, किसी से हाथ गोद में लेके, इधर से उधर मैं करवट भी नहीं हो सकता हूँ, बहुत परेशानी है। अल्लाह खैर करेगा। हड्डियों में जान ही नहीं रहा। मेरे प्यारे भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे, सेहत दे आप समेत कायनात के तमाम लोगों को, जो भी है, जहाँ भी है, जिस मज़हब से भी है, जिस बीमारी में, अल्लाह सबको शिफा दे। रोज़ाना दुआ होती है और सैकड़ों मरतबा होती है, बगैर तफरीक के बिल्कुल सबकी होती है। आप मेरे पास आने काबिल हैं तो आप आ जाएं, आने काबिल आ तो नहीं सकता हूँ। अच्छा, आप अपनी फैमिली से किसी को भेज दें, आप अपनी फैमिली में से किसी को भेज दें, 2 बोतलें पानी लेके भेज दें, और आके मुझसे आपकी जो मेडिकल रिपोर्ट है उसकी फ़ोटो सेट लेके आ जाएँ। तो मैं यहाँ से जो दवाइयाँ मेरे पास इसकी होती हैं, मैं आपको दे देता हूँ। देखें कि हफ्ते के अंदर अंदर आपकी कितनी रिकवरी होती है। मेरी कोशिश है, मेरे कोई दावा नहीं है, इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह मेरे अल्लाह की मोहब्बत से आप ये डायलिसिस भी आपका अल्लाह करे बेहतर हो जाए, आपकी दर्दें ना ये ख़त्म हो जाएँ, चलने फिरने का आप हो जाओ, अपनी ज़िंदगी में आ जाओ। अगर आपने कोर्टिज़ोन नहीं खाई होगी, अब मैं कह रहा हूँ, तो इंशाल्लाह यकीन करना कि तुम चंद दिनों में चलोगे फिर। अगर तो आपने वो खाई हुई है फिर थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक है, वक्त लगेगा। चले, अल्लाह बेहतर करेगा। बहुत शुक्रिया। कॉलर हमारे साथ थे और अपने बीमारी के हवाले से बता रहे थे, ये बड़ा ज़रूरी है, इसके ऊपर अभी तफसील से गुफ्तगू करते हैं और आपकी कॉल्स का सिलसिला भी जारी रहेगा, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक हमें लेनी है। ब्रेक के बाद जब आप, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी आपके अमराज के हवाले से और ख़ास तौर पे जो मोरों का दर्द है, इसके ऊपर हम प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। दीन मोहम्मद अखुनज़ादा साहब यहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ और उनसे सवाल जवाब का सिलसिला जारी। इसके अलावा भी दीगर अमराज में जो लोग इस वक्त मुब्तला हैं, वो इस स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर, इस वक्त जो आपके सामने है नीचे दिया गया नंबर है, इसके ऊपर कॉल करके प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं और उनसे सवाल कर सकते हैं। एक गुजारिश छोटी सी ये है कि जब भी आप प्रोग्राम में कॉल करें, टीवी की आवाज़ बंद करके फ़ोन के ऊपर जब आप बात करेंगे, और आप ये तसल्ली रखें कि जब आप प्रोग्राम में कॉल करते हैं तो वो आपकी आवाज़ सुन रहे होते हैं। आप अपना मसला बताएं, अपनी उम्र बताएं, मुख्तसर बात करें ताकि बहुत सारे लोग हैं, ताकि उनको प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया जा सके और उनके भी मसाइल जो है वो प्रोग्राम में शामिल किए जा सके। जी अच्छा, फरमाइए, जैसे अभी बात हो रही थी गुर्दों के अमराज में मुब्तला लोग हैं, डायलिसिस के ऊपर हैं, लेकिन हम बहुत सारे केसेस को यहाँ पे बिठा भी चुके हैं, उनसे बात भी कर चुके हैं। बड़ी बड़ी ख़राब रिपोर्ट्स थी, लेकिन अल्लाह ताला ने जब सेहत दी तो वापस ज़िंदगी की तरफ आए। जी, बड़ा गैर मामूली वो केस था, लेकिन उसमें बड़ी तेज़ी से बेहतरी भी आई, परहेज़ भी हुआ, सब कुछ हुआ, मुमकिन हो जाता है। अच्छा, ये जो मरीज़ नहीं आ सकते उनके लिए क्या हिदायत जारी करते हैं, ये ज़रा फरमा दीजिए। जो मरीज़ नहीं आ सकते, उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द आके उसकी मेडिकल रिपोर्ट लेके आ जाए। ठीक है, फोटो स्टेट रिपोर्ट ज़रूर लाए, जो मेरे पास रहेगी। ठीक है, 2 बोतलें पानी लेके आ जाए, आके तो उनकी डिटेल मुझे बता दें, उसके मुताबिक उनको मैं गाइड कर दूंगा आगे क्या करना है। ठीक है, जो डॉक्टर की दवाई खाना है, ट्रांसफर करना है, वो जारी रखें, उसको ना रोकें, लेकिन गुर्दे के मराज के लिए 2 चीज़ें, एक तो कड़ी पत्ता है और सफ़ेद सदाबहार। बिल्कुल ठीक है, ये 2 चीज़ें लाजमी रखें। तीसरी चीज़ है बड़ी हाड़। जी, बड़ी हाड़ का पाउडर ले लें, बड़े गौर से सुना कि ये मामला डिफरेंट अलग है। अच्छा, पहले कॉलर को शामिल कर लें, फिर इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी फरमाइए, आवाज़ आपकी आ रही है, सवाल कीजिए। मुझे फालिज का अटैक हुआ है? अच्छा अच्छा, आवाज़ आपकी थोड़ा सा, अगर आप 8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए, फालिज का अटैक आया था 8 महीने पहले। अच्छा, उम्र कितनी है माशाल्लाह? उम्र कितनी है आपकी? उम्र मेरी 70 साल है। अच्छा माशाल्लाह। चले अभी आपको जवाब देते हैं, अल्लाह आपको सेहत ज़िंदगी दे। देखिए, ये खुद नहीं आ सकता, इससे घर से कोई और आ जाए। ठीक है, और उसकी रिपोर्ट की कापी ले आए और उसकी जो भी कंडीशन है वो ले आए। 3 बोतलें पानी लेते आए। 3 बोतलें पानी, 3 बोतलें पानी लेके आए
और इंशाल्लाह सुम इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। जो डिटेल हम दे देंगे उसके मुताबिक अमल करें और इंशाल्लाह बहुत बेहतरी होगी, बहुत बेहतरी होगी इंशाल्लाह जी। ये ज़रूरी, अगर आप नहीं आ सकते, घर से कोई फैमिली मेम्बर हो, वो ज़रूर जाके विज़िट करें। एड्रेस स्क्रीन के ऊपर भी चल रहा है, ऊपर नंबर्स भी दिए गए हैं, ऊपर जो नंबर्स हैं उनके ऊपर रब्ता कर लें, आपको एड्रेस समझा भी देंगे। अभी भी बात हो सकती है, अभी भी रब्ता कर सकते हैं। तो वो नंबर्स जो है वो खुले में ऊपर दिए गए नंबर्स, उसके ऊपर आपको एड्रेस भी समझा देंगे, आपको अपॉइंटमेंट भी दे देंगे कि इस वक्त आपने आना है। आप खुद नहीं आ सकते, घर में से किसी शख्स को भेज दें। जो कराची शहर में रहते हैं उनके लिए तो यकीनन आसान है, जो कराची में नहीं रहते उनके लिए क्या हिदायत जारी करते हैं? जी, जो कराची में नहीं रहते उन लोगों के लिए आसान है कि वो हमें डिटेल अपनी भेज दें, उसके बाद उनको उनकी बीमारी के मुताबिक यहाँ से हम जड़ी बूटियाँ उसको भेज देंगे, वो इस्तेमाल करते हैं तो इंशाल्लाह 10-15 दिन के अंदर रिजल्ट आना शुरू हो जाता है। ठीक है। उसके बाद आगे अपना इलाज जारी रखते हैं। माशाल्लाह से कराची पाकिस्तान में जगह जगह लोगों ने इलाज करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज हुआ, बड़ा बेहतरीन इलाज हुआ। और आज वो कि जो उन्होंने बहुत तवील वक्त मेडिकल की उसमें से गुजरे, तकलीफ में से, तो आज वो माशाल्लाह अपनी ज़िंदगी में खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इनके भी ये कोई भी मरीज़ है, गुर्दों का है, हड्डियों का है, आँखों का है, आँखों के मरीज़ भी हमारे पास ऐसे अल्लाह ने भेजे हैं जो तस्वर भी नहीं है कि मेडिकल में कभी इलाज हो सकता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुए। तो कोई भी मर्ज़ है उसका इलाज मुमकिन है। शिफा रब ने देनी, हमने कोशिश करनी, इससे आगे हमारी हैसियत नहीं है, कोई दावा नहीं है, सिर्फ कोशिश है। लेकिन दुनिया को अल्लाह ने शिफा दी और यही यकीन काम है अल्लाह ने आगे भी शिफा देनी और मुसलसल शिफा मिलती रहेगी इंशाअल्लाह ताला। तो अब करना ये है कि जो पाकिस्तान कराची से बाहर के लोग हैं वो डिटेल हमें दे देते हैं, तो हम उनको बता देते हैं कि ये तरीक़ाकार है, इस तरीक़ाकार के मुताबिक आप चलेंगे, ये परहेज़ करेंगे, ये दवाइयाँ आपको भेजी जाएंगी। तो वो हमें दवाई के पैसे भेज देते हैं, हम उनको दवाई देते हैं, हमारी और फीस नहीं है। ठीक है, कोई फीस नहीं है। लोग आते हैं, दम कराते हैं, दुआ करवाते हैं, पढ़ने के लिए कुरान पाक से आते ले जाते हैं, कोई पैसा नहीं है। ठीक है। लेकिन जो दवाई पैसों की बनती है उसके चार्जेस नहीं। हाँ, ये ज़रूर है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि काफ़ी एक्सपेंसिव होती है और ये बड़ी तलाश के बाद ये सारी चीज़ें आती हैं। ज़रा बड़ा मुश्किल काम होता है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तो आप खुद बाहर रहें कराची से, मुश्किल तरीन काम है। हाँ, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम होता है, उनको तलाश करके लेकर आना और फिर उसकी दवाई बनाना है, मुश्किल काम होता है। लोग वैसे तो इलाज कोई, जैसे अभी बात हो रही है, चार्जेस नहीं है, जैसे दम वगैरह लोग करवाते हैं तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं है, क्योंकि दवाइयाँ बड़ी मुश्किल से हासिल होती हैं और इसके लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है, खुद जाना पड़ता है। तो 3-3 हफ्ते आप कराची से जो है वो दूर रहे। अच्छा, कॉलर को शामिल करते हैं, इसके ऊपर गुफ्तगू करेंगे फिर। अस्सलाम वालेकुम जी। कॉल ड्रॉप कर दें, टीवी के ऊपर आवाज़ अगर सुन के बात करेंगे तो फिर बात नहीं हो सकेगी। जी की बात हो रही थी, जी ज़रूर हड़ के बारे में बता रहे हैं। बड़ी हड़ यासर आम मिलती है, जो किडनी पेशेंट, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि मेरी बात को बड़े गौर से सुन। ज़रूर। आप पाउडर हड़ मत लेना, ठीक है। हम आम लोगों को कहते हैं ना पीसीयू हड़, जो मुंह में डालो पानी पी लो, किडनी पेशेंट ये नहीं करेगा। अच्छा, किडनी के लिए वो 3 दाने बड़ी हड़ के एक कांच की बोतल ले लें, उसमें डाल दें और इतना पानी डालें जिसमें वो हड़ डूब जाए। ठीक है। यानी कि वो हड़ से 1 इंच क्या नाम है पानी, आधा इंच हो, लेकिन वो हड़ खाली ना हो, वरना पाबंदी लग जाएगी। ठीक है। उसको कमरे में रख लें, उसको सुबह हिला के, क्योंकि डायलिसिस पेशेंट को पानी कम पीना होता है, तो उसमें से इतना सा पानी निकलेगा। ठीक है। वो सुबह उठते निहार मुँह पीना शुरू कर दें, उसमें दोबारा इतना ही पानी डाल के रख दें, अगली सुबह फिर पी लें। जब 10 दिन पूरे हो जाए वो हड़ फेंक दें और फिर 3 डाल लें। आप जब ये शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने चंद दिन में रिजल्ट आना शुरू होगा कि उसके जो डायलिसिस भी कम होना शुरू हो जाएंगे और उसका पानी भी कम से कम निकलना शुरू होगा। एक काम तो ख़त्म हो गया। डायलिसिस पेशेंट को नीम गर्म से तेज़ गर्म पानी में टब में 10 मिनट बैठना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसमें 2 चुटकी गंधक और 2 चुटकी फिटी डाल के टांगें बाहर रखें, ये ऐसा रखें, इसको थोड़ी सिकाई मिल जाए। लेकिन ये वो कर सकता है जिससे ऑपरेशन ना हो, ये आपने अच्छा किया, जिसको ऑपरेट ना हो ये वो कर सकता है। ठीक है। जिसने किडनी ट्रांसप्लांट कराई वो नहीं कर सकता। बिल्कुल ठीक है। इसलिए कि मैंने जो रिज़ल्ट देखे मैं आपसे शेयर नहीं कर सकता, मैं अकेले में तो बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पर मैं नहीं बता सकता कि तूफ़ान खड़ा हो जाएगा। चले तो बहरहाल इतना चाहिए कि वो सिकाई ज़रूरी है, करेंगे तो देखिए उनको पानी और उसको पेशाब कम आता है। जब इस अमल को शुरू करेंगे ना तो उनको ला महल्ला पेशाब आना शुरू होगा। फिर इस किडनी पेशेंट की दूसरा काम ये, थोड़ा सा करेला ग्राइंड कर लें, वो अपनी डॉक्टर की दवाई खाते रहें, जो मेडिकल तरीके वो करते रहें। तकरीबन 3-4 इंच का टुकड़ा करेला, उसको छेड़ना नहीं है, उसको थोड़ा सा इतना पानी डाल के ग्राइंड कर लें,
दोपट्टे से निचोड़ें तो 2-3 चमचे 4 चमचे उसमें से अर्क निकलेगा। ठीक है। वो दिन में किसी वक्त पी लें। सुबह निहार मुहार ये शुरू करें, कड़ी पत्ता शुरू करें और सदाबहार शुरू करें। तो आप जब ये शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह आपको 8 से 15 दिन में बिल्कुल लामहल आपको फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक है। यानी कि जहाँ पर आपकी लाखों रुपए की दवाई काम नहीं करेगी ना, वहाँ ये ज़रूर करेगी। इसके अलावा एक और चीज़ है साथ जी। अच्छा, पहले कॉलर को शामिल करते हैं। अच्छा, मेंशन करते हैं। अलहम्दुलिल्लाह शरीफ 41 मरतबा वो खुद पढ़े, घर वाले पढ़ के पानी फूक के उनको पिलाते रहें और दोनों गुर्दों पे ऐसे हाथ से लगाते रहें। ठीक है, आपको ले लें। चल ठीक है, कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, फरजाना। जल्दी से मसला बयान करें। टीवी की आवाज़ आपकी खुली हुई है, वैसे हम कॉल ड्रॉप कर रहे हैं, लेकिन चलें आप जल्दी से बता दें। ये असल में आज तक मुझे ना खांसी का मसला रहता है। थोड़ा सा ठंडा पानी भी पी लेती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा मेरे गले से खराश होती है। ठंडा पानी पी लूँ, चावल खा लूँ, तो बस मेरा खांसी का मसला और कुछ भी नहीं है। उम्र 50 साल। आप मेरे पास तशरीफ़ ना आए, मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 महीने आ चुरूँगी और साथ ही क्या नाम है सैलानी वाले, हम दोनों आमने सामने, वहाँ आप आ जाएँ दोपहर 2 से 8 टाइम में। आप 2 बोतलें पानी लेके आ जाएँ, लेकिन आप अपने ऊपर एहसान करें, हम पे ना करें। हाँ। अपने ऊपर एहसान यूँ करें कि जो चीज़ आपको नुकसान है तुम उसे छोड़ दो। बिल्कुल सही है। मुँह के मज़े लेने के लिए ज़िंदगी के मज़े बर्बाद ना करो, ज़िंदगी बर्बाद ना करो, बहुत गलत है ये। ठंडा पानी भी तुम्हारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, आलू चावल भी, नींबू इमली अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम और बड़ा गोश्त तुम्हारे लिए ज़हर कातल है। इसको छोड़ दो। जिस अकल मैंने जिसको देखा, जो अकलमंद इंसान वो है जिस बंदे ने ये सोचा कि मुझे ये चीज़ नुकसान दे रही है उसको छोड़ दी। अच्छा, समझ में आ गई है ये चीज़। सबसे अच्छी बात है कि पता ये चीज़ नुकसान तो कर रही है। आप आ जाएं, इंशाल्लाह तुम्हारी सांस भी ठीक हो जाएगी, सांस बहाल होगी और आपकी खांसी भी ख़त्म होगी। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप अपने साथ ईमानदार हैं तो आप यकीन कर लें कि मसला ही कोई नहीं है, कोई बीमारी मसला नहीं है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब इंसान अपने मुंह को सब्र देना सीख ले और ज़िंदगी मज़ा लेना सीख ले, यार मुझे जीना है और खुशहाल ज़िंदगी गुजारनी, सेहतमंद ज़िंदगी गुजारनी है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुश्किल उनके लिए जो खाते हैं बाद में हजम करनी, फिर दवाई खाते हैं, पर हजम करनी दवाई खाने के बाद फिर उनको और मसाले खड़े होते हैं, फिर उसके लिए फिर दवाई खाते हैं। उससे बच्चों, सीधे रास्ते पे चलो। बिल्कुल ठीक है। ये बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि सबसे पहले इस चीज़ को समझ लें कि जो चीज़ आपको नुकसान दे रही है उसको सबसे पहले छोड़ देना है। उसके बाद ही फिर आप कोई भी इलाज करवाएं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इलाज करवाएंगे तो यहाँ पे भी शर्त वही है कि परहेज़ बड़ा सख्त है, लाजमी है। और अगर परहेज़ नहीं होगा तो फिर फ़ायदा बहुत कम होगा। फ़ायदा कम होगा। अगर जल्दी आपने खांसी है, जिस भी आप मरज़ में मुब्तला लोग हैं, फ़ायदा तभी होगा। ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो बहुत टाइम लग जाता है, बहुत टाइम लग जाता है। वही बड़ा मुश्किल होता है इंतज़ार। मैं चाहता हूँ, यकीन अल्लाह मेरा रब हुआ है, मैं चाहता हूँ लोग सेकंडों में ठीक हों। बिल्कुल ठीक है। ये ख्वाहिश रब से हमेशा रही है और दिन रात ये दुआ मांग रहा हूँ अल्लाह सुब्हाना ताला। मैं बड़ा आजिज़ इंसान हूँ, इस कायनात के हर बशर को शिफा दे दे, जो भी है, जहाँ भी है, जिस मज़हब से भी है, जिस मर्ज़ में भी है, सबके मर्ज़ ख़त्म करके उनकी कमी पूरी कर दे। बिल्कुल ठीक है। ये रोज़ और ये सबके सही। अच्छा, एक चीज़ की और मैं वजाहत कर दूँ। चले, ये बहुत सारे हमारे जो दोस्त देख रहे हैं जो गैर मुस्लिम हैं, वो ये समझते हैं कि शायद उनका इलाज जो है वो नहीं हो सकता। ये भी ज़रा इसकी वजाहत फरमा दें। जो कॉलर भी ये कहा गया है, ज़रा इसकी वजाहत फरमा दें पहले। हमारे पास किसी ज़ात पाक का सवाल नहीं है, मुस्लिम गैर मुस्लिम का सवाल नहीं है। हमारे पास सवाल एक अल्लाह, एक रसूल, एक इंसानियत के इंसान। बिल्कुल ठीक है। हर मज़हब के लोग आते हैं, हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, जितने भी लोग हैं ना, जिस मज़हब के भी हैं, वो आते हैं, आके इलाज कराते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जड़ी बूटियाँ खाते हैं। वो जो पानी लेके आते हैं, पानी पढ़ के दी जाती हैं, और पानी पढ़ के देते हैं, वो सबको शफा मिलती है। और बात तो ऐसा होगा, आपने बात सीखी, मैं थोड़ी सी वजाहत करना चाहता हूँ बात की। ज़रूर। ऐसे ऐसे हमारे जो गैर मुस्लिम मेहरबान हैं, भाई बहन हैं, जिन्होंने 3-3, 5-5 साल से पानी संभाल कर रखा हुआ है, माशाल्लाह। और जब भी जरूरत होती है चाय कतरे डालते हैं, गिलास में पी लेते हैं, बोला हम ठीक हो गए। बहुत अच्छी बात। देखिए, अपने यकीन की बात होती है, उनको यकीन है कि इसमें शफा है, शफा दे रहा होता है। बेशक। तो सबके इलाज होता है, मुस्लिम गैर मुस्लिम का सवाल नहीं है, हर बशर के इलाज हो रहा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। चलें, कॉलर को शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी अस्सलाम वालेकुम, आपकी आवाज़ आ रही है, सवाल कीजिए। जी अस्सलाम वालेकुम। अब मुझे हकीम साहब से बात करनी। आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आप सवाल कीजिए। जी जी, सवाल ये है कि मेरे मसल्स में जो है वो स्वेलिंग रहती है, जैसे मसल्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। अच्छा, तकलीफ रहती है, ऐसा लगता है कि बहुत जकड़े हुए हैं, अकड़ जाते हैं। नहीं, देखें बहुत सारी चीज़ें, या आपको कंट्रैक्शन फील हो रही है, या उसमें फटीग है, ऐसा लगता है कि इसमें दर्द है, सूजन है, क्या दर्द हो रहा है? जी जी। अच्छा, सूजे हुए भी हैं, ऐसा भी महसूस होता है? जी, जोड़ों में मतलब ये सूजन भी रहती है।
नहीं, अभी आपने पट्ठों का तस्करा किया, जोड़ों का बता रही हैं, पट्ठों का बता रही हैं? पट्ठों का बता रही हूँ। पट्ठों का कौन कौन से ऐसे पट्टे हैं जहाँ पर ज्यादा आपको ये फटीग महसूस होती है? ये जो कोहनी है, कोहनी से नीचे अच्छा, जो थोड़ा इस सा जगह एरिया है, ये है। ठीक है। और घुटनों से नीचे मतलब ये पैरों का हिस्सा है, इस पे ठीक है, काफ मसल्स में भी ये होती है, ठीक है, फटीग महसूस होती है। चलने फिरने भी कोई दुश्वारी हो रही है? जब मतलब ये कि बैठ के उठती हूँ तो फिर तकलीफ होती है। सो के उठते हैं उस वक्त क्या कंडीशन होती है? उस वक्त भी मतलब ये कि एकदम नहीं उठ सकती। अच्छा, ऐसा टाइम लगता है थोड़ा? ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं जी। सबसे बेहतरीन हाल ये है, ये खातून मेरे पास आए कोई दवा खा के ना आए, ठीक है, ये नहीं, हर शख्स कोई शख्स पेन किलर खा के नहीं आएगा। बीपी की दवाई खा लें, शुगर की खा लें, ठीक है, लेकिन पेन किलर खा के कोई शख्स नहीं आएगा। इस खातून को भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो आए मेरे पास, 2 बोतलें पानी लेके आए, उस तकलीफ उस दर्द और कर्ब में आए। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पे मेरा यकीन है कि मेरे पास से ये हंसी मुस्कुराती हो जाएगी इंशाल्लाह जी। और इसके जो भी इसके मुमकिन इलाज उसके लिए करेंगे, सबके लिए करते हैं। और इंशाल्लाह ताला ये चंद दिन बाद खुद आपको बोलेगी मेरे रब की मुझ पर करम नाज़ी हो गई और मैं सुकून में। बिल्कुल, ये ज़रूरी है। जैसा अभी हमारी बहन कॉल कर रही थी, वो इस चीज़ का ख्याल रखें कि पेन किलर वगैरह को इस्तेमाल ना करें इस वक्त जब आप इनके पास वैसे ले सकते हैं कि मेरे पास वैसे ले सकते तकलीफ में आए। और होपफुली इंशाल्लाह जब आप ये विज़िट करेंगे, जब आपको तरीका बताया जाएगा, परहेज़ थोड़ा सा बताया जाएगा, अगर उसका आप ख्याल रखेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा हो सकता है। लास्ट कॉलर हैं, उसके बाद हमारे पास वक्त ख़त्म हो जाएगा, फिर हम दुआ की तरफ जाएंगे। एक छोटे सिलसिला है उसकी तरफ भी आते हैं, पहले कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? रांची से शाहिद बोल रहे हैं। फरमाइए, क्या कहना चाहेंगे? दिल का मसला है ना, सही नहीं होता, बहुत इलाज कराया, कार्डियो से भी कराया, कमजोरी होती जा रही है, गोश्त की है ना बिल्कुल छोड़ दिया है। अच्छा, माशाल्लाह, उम्र कितनी हो गई है? अब चलने से भी समझो बहुत माजूर हो गया। अच्छा, अल्लाह रहम करेगा। उम्र बताइएगा कितनी है? 60 के करीब है। माशाल्लाह, अभी आपको बता देते हैं जी। बहुत शुक्रिया, कराची से कॉल कर रहे थे। आपको मेरे पास 2 बोतलें पानी लेके आए, दिल की जो मेडिकल रिपोर्ट की फोटो स्टाइल लेके आए। जो आपको अमल दिया जाए उस पे आप अमल करें और बाकी रब का मामला देखें, रब कितना प्यार करता है आपसे। डॉक्टरी दवाई खाना मना नहीं, उसके लिए कोई रुकावट, कोई मना नहीं है। डॉक्टरी दवाई आप खाते रहें, लेकिन मेरे पास जब आएंगे तो इंशाल्लाह मेरा रब करम करे और मेरे पास से हंसते मुस्कुराते हुए जाएंगे और खुशियों के साथ जाएंगे। बिल्कुल ठीक जी। अब ये सिलसिला है, जैसा भी कॉलर हमारे पास कॉलर थी, ख़ास तौर पर जो दर्द की शिकायत कर रही थी, तो ये हकीम साहब ज़रा इसके बारे में आप बता दीजिए कि इसका तरीका क्या है, ताकि वो ये समझ लें। इसका तरीका ये है, बिस्मिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मैं जो मश्क करने लगा हूँ, जितने भी लोग हैं, जहाँ भी हैं, जिस मज़हब से भी हैं, वो दिल में तकलीफ़ है तो दिल पे हाथ रख लें, जोड़ों में तकलीफ़ है वो जोड़ पकड़ लें, और सर में तकलीफ़ है सर पकड़ लें। इस तरीके से जो जहाँ भी तकलीफ़ है वहाँ पर वो अमल करें। जब मैं पढ़ूँ तो मेरे साथ वो आमीन बोलते रहें। ठीक है, आमीन बोलें, ये हाथ उठाएँ फिर रखें, आमीन बोलें, हाथ उठाएँ फिर रखें। इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पे यकीन है कि आपको ये फौरी शिफा मिलेगी इंशाल्लाह जी। मेरी कोशिश दावा नहीं है, लेकिन जहाँ तक दुनिया ने लाखों लोगों को शिफा मिली, और मज़े की बात है आपके हमारे यूट्यूब चैनल को लगा के ना लोग ये अमल लाखों कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, अगर ये मिस भी हो जाता है तो आप इसको रिपीट में, मैं आखिर में इसका तज़किरा ज़रूर करूँगा। अल्लाह दर्द तकलीफ बीमारियाँ जिन जादू मुश्किल परेशानियाँ ख़त्म हो जाएँ, शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान और इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो जाए, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो जाए, पाकिस्तान के अंदरूनी बैरून दुश्मन ख़त्म हो जाएँ, सफ़ा हस्ती से मर्जन की नस्लें भी ख़त्म हो जाएँ। जिसने पाकिस्तान और इस्लाम को नुकसान दिया, अल्लाह ताला उसको सफ़ा हस्ती से मिटा दे और हमेशा मिटा दे। जादू करने के वाले मर जाएँ, जिन्नात मुगला से काम लेने वाले ख़त्म हो जाएँ, जो दूसरों को तंग करें, परेशान करने, अल्लाह उनके लिए ऐसे सब करे कि उनकी दूसरों को परेशान करने वाले खुद ही ख़त्म हो जाएँ। अल्लाह सुब्हाना ताला तमाम लोगों को शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे, और हमेशा ही शिफा दे, सबकी रोज़ी कुशादा हो, सबकी शादी ब्याह के मामले हाल हो, सबकी रोज़ी कुशादा, जिससे भी लोग बीमार हैं उनकी बीमारी ख़त्म हो जाए, जिनमें कमियां हैं वो कमी पूरी हो जाएँ। जिस तरह के ऑटिज्म, आर्टिस्टिक, सीपी चाइल्ड और दिल के मरीज़ जो हैं और दूसरे मराज हैं, गुर्दे वाले, सबको अल्लाह शिफा दे, मुकम्मल शिफा दे। गुर्दे वाले अपने गुर्दों पर हाथ रखें और साथ इसमें अमल में शामिल हो जाएँ। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। सबकी दर्द तकलीफ बीमारी जिन ज़्यादा मुश्किल परेशानी ख़त्म हो, सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। छोड़ दोबारा पकड़ें, सारे कायनात लोगों को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो जाए, सारी कायनात हर इंसान इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो जाए, जादू करने के वाले मर्जों को दिमाग फट जाए, इन पर जादुओं को शिफा मिल जाए। आमीन सुम्मा आमीन या रहमतुल आलमीन। छोड़ के दोबारा पकड़ें, कायनात के तमाम लोगों को शिफा मिले, पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात हर इंसान हर मुल्क इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो जाए, पाकिस्तान का अंदरूनी बड़ी दुश्मन ख़त्म हो जाए, हमेशा ख़त्म हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन।
छोड़ के दोबारा पकड़ें, सारी कायनात लोग इस्लाम पाकिस्तान ताबे हो, सबको शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले, पाकिस्तान इस्लाम सारी कायनात में गालिब हो, सारी कायनात इस्लाम पाकिस्तान ताबे, दुनिया के सबसे अजीम सबसे बड़ा मुल्क इस्लाम पाकिस्तान हो। आमीन सुम्मा आमीन। या रहमत आलमीन। जादू करने वाले मर जाएं, दिमाग फट जाएं, जिन पर जादू को शिफा मिले, मुकम्मल शिफा मिले। आमीन सुम्मा आमीन। या रहमत आलमीन। छोड़ दें, इस अमल को आप जारी रखें और इंशाअल्लाह 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 सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह की मोहब्बत से आप देखेंगे कि आपको फ़ौरन शिफा मिल रही होगी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ये सेगमेंट का यहाँ पर इख्तिताम होता है और इसमें बहुत सारी चीज़ें या इलाज जो आपको बताया गया है। अब ये समझ लीजिए कि अगर प्रोग्राम देखने से आप रह गए हैं तो ये यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम अब से कुछ देर बाद जो है वो गुड मॉर्निंग कराची विद मोहम्मद यासिर अपलोड हो जाएगा, उसको आप देख सकेंगे और उसके बाद फिर अगर आपको कोई चीज़ अगर आप मिस कर गए तो उससे दोबारा देख सकते हैं। और साथ ही जैसे अभी ये मश्क जो ये दुआ करवाई गई थी, इसमें अगर आप शामिल नहीं हो सके तो आप इसको देखकर इससे दोबारा भी इसमें शामिल हो सकते हैं। ये इतनी ही इफेक्टिव रहेगी जितनी इस वक्त आपको लाइव नज़र आ रही है। और इसके अलावा ये कि जो दीगर आपकी जो कॉल्स हैं उनको शामिल करते रहेंगे। ये स्केजुअल प्रोग्राम हमारा होता है, यानी कि आज ही के दिन पीर के दिन जो पहला हफ्ते का हमारा शो होता है उसमें ये 10 से 11 का जो सेगमेंट होता है इसमें दीन मोहम्मद साहब हमारे साथ यहाँ पे तशरीफ़ फरमा होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो आने वाला हफ्ता है उसमें भी हमारे साथ यहाँ पर ज़रूर यहाँ पे मौजूद होंगे और आपके सवालों के जवाब भी देंगे। और इसके अलावा हमारा जो पेज है फेसबुक के ऊपर गुड मॉर्निंग कराची का, उसके ऊपर भी आप पैगाम भेज सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप लिखना चाहते हैं तो मेरा भी जो ट्विटर एड्रेस है इसके ऊपर भी आप हमें भेज सकते हैं, वो भी स्क्रीन के ऊपर चल रहा होता है। इंशाल्लाह कल से वो भी आप देख लेंगे। तो ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है, गुड मॉर्निंग कराची का भी पेज है, तो इसके ऊपर आप जाकर जो है वो अपने सवालात भेज सकते हैं और अपने पैगामात इसके ऊपर भेज सकते हैं। तो कल इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, नए मेहमान होंगे, नए मौज़ूआत होंगे, कुछ मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू जारी रहेगी। प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद यासिर को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।